अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। सुबह उठते ही खबरों का ऐसा तूफान होता है कि आपको कैचअप करते हुए भी थोड़ा वक्त लगता है। एज एन ये मैं सुबह सवेरे उठने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि दुनिया में जो हालात चल रहे हैं, रात में चंद घंटे जो हमारी नींद के होते हैं उसमें बहुत सी डेवलपमेंट्स हो चुकी होती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के बारे में सर्टनली आपको बता ही रहे हैं, लेकिन अब अमरीकी सदर ट्रंप इससे पहले वो क्लियर कट कह चुके थे कि रिजीम चेंज का कोई इरादा नहीं है, ना इसका मकसद है जो अमरीका ने स्ट्राइक्स की हैं और बाज़ाब्ता इजराइल के साथ अब ईरान पर हमले करके वो इस जंग का हिस्सा बन चुका है। लेकिन अब क्योंकि वो हर रोज़ एक नया बयान देते हैं या उसके साथ सामने आते हैं, तो अब उनके बयान से इशारा मिल रहा है कि शायद रिजीम चेंज भी इनके अगराज़ व मकासद में शामिल हैं। और फिर अब्दुल्ला, अमरीका के बराह रास्त अब इस जंग में कूदने से मुख्तलिफ जाविये खुल गए हैं। अब आगे क्या होगा, मुख्तलिफ ममालिक की अलाइनमेंट क्या होगी, अब ये देखना बड़ा ज़रूरी है। और ख़ासकर आज पाकिस्तान के तनाजुर में देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए क्योंकि आपको पता है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुला लिया गया है। वहाँ पर बड़े अहम फैसले होने हैं, पाकिस्तान को स्ट्रेटिजिकली कैसे अपने आप को अलाइन करना है। और पाकिस्तान के लिए अहम इसलिए भी, दुनिया में एक अहम हैसियत तो रखता ही है सिफारती तौर पर, ईरान के साथ एक अहम ताल्लुक शेयर करते हैं, बट पड़ोसी है। तो ये पड़ोसी होने के नाते भी क्या कोई फॉल आउट हो सकता है पाकिस्तान के ऊपर? इस सब को हम देखेंगे, क्या फैसले होते हैं, क्या तवक्कुआत हैं, इसको भी आज हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। सर्टनली हम शुरू करते हैं जी, अपडेट लेते हैं और अपडेट आपको देते हैं कि क्या हुआ है। जस्ट राउंड अप वही हुआ जिसके इम्कानात दिखाई दे रहे थे। इजराइल ईरान जंग में अमरीका भी कूद पड़ा है। हम गुज़श्ता हफ्ते इस इम्कान पर सैर हासिल गुफ्तगू कर चुके हैं। हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब अमरीका ने 30,000 पाउंड्स के बंकर बस्टर बमों और टोमाहॉक क्रूज मिसाइलों के जरिए ईरान के 3 जोहरी तंसीबात को निशाना बनाया है। फर्दो, नतंज और इस्फहान को निशाना बनाया गया। अमरीकी सदर ट्रंप समेत अमरीकी सियासी और फौजी क़यादत हमलों को बराह रास्त देख रही थी। उसकी तस्वीरें भी बाद में रिलीज की गई। सदर ट्रंप ने बाद में अमरीकी अवाम से खिताब किया, अमरीकी फौजी कार्रवाई को कामयाब तरीन करार दिया। ट्रंप ने कहा कि दुनिया की कोई और फौज ये काम नहीं कर सकती थी। उन्होंने ईरान को धमकी दी कि अब भी अमन कायम ना किया तो अगला हमला ज्यादा खतरनाक और तेज होगा। सुने ट्रंप की बात। Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before, and we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. ईरान द बुली ऑफ द मिडल ईस्ट, तो फिर इजराइल क्या है जो एक्चुअल हर एक पर जंग मुसल्लत कर रहा है, उसके लिए क्या खिताब होना चाहिए? अमेरिका ने ईरान की जोहरी तंसीबात पर हमले को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का नाम दिया। पेंटागन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिफाई हुक्काम ने हमले की तफसीलात से आगाह किया। अमरीकी जनरल ने बताया कि हमले में 125 से ज़ायद तैयारों ने हिस्सा लिया और डिकॉय करने तैयारे थे, बेसिकली कंफ्यूज करने के लिए भी जो रूट लिया गया उसके मामले में भी कह रहे हैं कि पहले एक तरफ गया, उसके बाद पूरा घूम कर आया। खैर, ये भी आपको बताते चलें कि 7 B-2 बम्बार तैयारे शामिल थे, जो पूरा का पूरा कॉन्वॉय था। इसमें ये अमरीकी तारीख में B-2 बम्बार तैयारों का सबसे बड़ा हमला था। जनरल के ने क्या कहा, वो सुने। The largest B-2 operational strike in U.S. history and the second longest B-2 mission ever flown, exceeded only by those in the days following 9/11. अमरीका से मिजूरी से रवाना हुए थे और फिर इन्होंने ईरान में जाके हमला किया। अमरीकी वज़ीर दिफा ने भी कहा कि अमरीका ने सदर ट्रंप के हुक्म पर सिर्फ जोहरी तंसीबात को निशाना बनाया है, ईरान की जोहरी सलाहियत तबाह कर दी है। बिल्कुल, और ईरानी फौज या अवाम हदफ नहीं थे, उन्होंने ये मजीद कहा। अब ईरान ने कुछ किया तो अमरीकी जवाब ज़्यादा सख्त होगा, ये भी वार्न कर दिया गया। This mission was not and has not been about regime change. The president authorized a precision operation to neutralize the threats to our national interests posed by the Iranian nuclear program and the collective self-defense of our troops and our ally Israel. We will respond if necessary. The most powerful military in the world is postured and prepared to defend our people.
और जाहिर सी बात है अब्दुल्ला, अमरीकी हमलों पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू सबसे ज़्यादा खुश हैं। उनकी दिली मुराद जो पूरी हुई है, इतने अरसे से वो ये कह रहे थे कि वो इसराइल ईरान के ऊपर हमला करेगा, न सिर्फ ये बल्कि अमेरिका को घसीटने की इसमें कोशिश भी कर रहे थे, जो कि कामयाब रहे ना। और हमेशा ही रहते हैं कामयाब। बहुत से सवालात हैं कि अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट में इजराइल का असर और रसूख कितना ज़्यादा है, मतलब ना चाहते हुए भी एट टाइम्स तो ऐसा लगता था ना। इनफैक्ट लगता क्या था, सदर ट्रंप ने खुद ये अनाउंस किया कि उनके स्पोक्स पर्सन ने, उनकी तर्जुमान ने, कि हम 2 हफ्ते तक ऐसा कुछ नहीं करेंगे, 2 हफ्ते बाद इस बात का फैसला किया जाएगा कि इस जंग में अमेरिका ने शामिल होना है या नहीं। लेकिन इजराइल वो ज़िद्दी बच्चा है जो अमेरिका से हर बार अपनी बात मनवा लेता है और इस मरतबा भी उसने मनवा ली। नेतन्याहू ने जंग में शमूलियत पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. और ईरान की जानिब से इन हमलों का सख्त रद्द अमल भी सामने आ रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान पर हमले करके रेड लाइन क्रॉस की है, अब हमारे जवाब का इंतज़ार करें। और कल से हम देख भी रहे हैं कि मुख्तलिफ मिसाइल से निशाना बनाया गया है इसराइल को, इसराइल के ऊपर हमले किए गए हैं। इनका एक नया मिसाइल है, मल्टी रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको ट्राई भी किया गया कल। और क्या कहा ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने, वो भी सुन लीजिए। My country has been under attack, under aggression, and we have to respond based on our legitimate right of self-defense. And we will do that as long as needed and necessary. So now we have to see how much room is left for diplomacy, and we will decide. In doing so, the US administration holds sole and full responsibility for the consequences of its actions, including the Islamic Republic of Iran's right to self-defense under the principles of the United Charter. अमेरिका के ईरान पर हमलों के बाद भी इसराइल और अमेरिका के ईरान के एक दूसरे पर हमले जारी हैं। ईरानी हुकाम ने मिसाइल हमलों में तल अवीव और हैफा पर बड़े पैमाने पर नुकसानात का दावा किया है। 87 इसराइली शहरी ज़ख्मी हुए हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक 14 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया है, जबकि इसराइली तैयारों ने ईरान के मुख्तलिफ मकामात पर भी हमले जारी रखे हुए हैं। सो वो जो ट्रेड ऑफ चल रहा था मिसाइलों का इसराइल और ईरान के दरमियान, वो अभी चल रहा है। और इससे पहले अमरीकी सेक्रेटरी डिफेंस का क्लियर कट ये कहना कि हमारी फौजी कार्रवाई का मकसद रिजीम चेंज नहीं है, लेकिन उसके अगले ही दिन चंद घंटों बाद अमरीकी सदर का मेक ईरान ग्रेट अगेन का नारा लगाकर इस बात का इशारा दे देना, मतलब at times you also get confused, everybody would be confused कि ये हर रोज एक नया पैंतरा नहीं तो कह सकते, लेकिन हर रोज एक नया एंगल सामने आता है, हर रोज एक नई बात होती है जो अमरीकी सदर करते हैं। हिपोक्रेसी बड़ी खुलकर सामने आ गई है। पहले जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे ईरान और अमेरिका के दरमियान ईरान के वेपन्स बनाने से मुतल्लिक, तो उसके ऊपर जिस तरह से अमेरिका पहले मुज़ाकरात के लिए आया, लेकिन फिर इसराइल ने पीठ पीछे हमला कर दिया। तब ये कहा जा रहा था कि नहीं जी, हम तो चाहते हैं, अमेरिका चाहता है बात करना, ईरान टेबल पे आए। लेकिन उसके बाद अमेरिका ने खुद क्या कहा, तो वो खुद के सामने आ गया ना। खुद उसने कहा कि मैं 2 हफ्ते हम वेट करेंगे, 2 बाद हम डिसाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं, और फिर वही हमला हो गया। दे दिया। लेकिन अब जो मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं अब्दुल्ला, वो क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक के जो ट्रंप साहब का बयान है वो भी आप देख लीजिए। पायलट्स की वापसी का भी ऐलान किया, मिजूरी वापस लैंड कर गए हैं बहिफाजत, उन्होंने कहा जी। और साथ ही ये मेक ईरान ग्रेट अगेन का नारा लगाकर जो वो मांगा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के साथ इलेक्शन लड़कर जीत कर आए हैं, उसमें रिजीम चेंज का उन्होंने कहा जी पॉलिटिकली करेक्ट टर्म नहीं है, लेकिन सर्टनली इस बात से कैटेगोरिकल ऑन रिकॉर्ड इनकार करना अमेरिका की तरफ से, और उसके अगले ही दिन यही बात करना अब इसको किस तरह से लिया जाए, इसके क्या माने निकलते हैं, खुलकर सामने आ गई, ये जरा जानते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं तबसरे के लिए मज़हर अब्बास साहब। मज़हर साहब, कल जिस तरह से सारी चीज़ें अनफोल्ड की, पहले इंतज़ार हो रहा था वो 2 हफ्ते, जिसके ऊपर बड़ी स्पेकुलेशन चल रही थी, और यही सब हम अंदाजे लगा रहे थे कि 2 हफ्तों में ऐसा क्या होगा, ये 2 हफ्तों का टाइम क्यों है, अच्छा है बुरा है। कल जो हुआ, अमेरिका बराह रास्त इसमें अब कूद गया है।
इसके बाद रिजीम चेंज के ऊपर भी हिंट करना, आप क्या समझते हैं अमेरिका का किरदार यहाँ से किस तरह से उभर के आया है दुनिया के लिए खास तौर पर? जी शुक्रिया अब्दुल्ला और अलीना। देखिए, बहुत ये बात हम सबको समझने की है कि ये लड़ाई जो है ये इजराइल और ईरान की लड़ाई नहीं है, ये ईरान और अमेरिका की लड़ाई है। और इजराइल की, जाहिर है इजराइल की जो असल ताकत है वो अमेरिका है, और उसके जो भी अगर आप देखें, कल भी अगर आप बयानात देखें, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की ज़बान बिल्कुल एक जैसी है और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल जो है नेतन्याहू को और इजराइल को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और इसी तरह इजराइल और नेतन्याहू सिर्फ अमेरिका की तरफ देखते हैं। जो कुछ हुआ पिछले चंद हफ्तों में, जो कुछ हुआ उसने इजराइल और अमेरिका को दोनों को हैरान किया, क्योंकि उन्हें तवक्को नहीं थी कि ईरान का जवाब ऐसा मौसर आएगा। और जाहिर है इजराइल के लिए 2 हफ्ते का इंतज़ार बहुत मुश्किल था, और यही तवक्को की जा रही थी कि उससे पहले ही कुछ होगा, और अमेरिका ने वही किया जो कि उसके जहन में पहले दिन से था। इसलिए कि ये अगर आप पूरी इस तारीख को देखें ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद की 79 की, तो अमेरिका ने कभी भी ईरान को कबूल नहीं किया, जिस तरह बहुत सी अरब ममालिक ने और जनरली इजराइल को कबूल नहीं किया जाता। और हमारी बदकिस्मती सिर्फ ये रही, अगर आप कल OIC की रेजोल्यूशन भी देखें तो उसमें इजराइल की तो मजम्मत हमें नजर आती है, अमेरिका क्यों गायब है, अमेरिका का लफ्ज उस करारदाद में क्यों नहीं मौजूद है। अब सवाल ये है कि ईरान को ऐसे बहरान में जहां वो अंडर अटैक है, सिर्फ इजराइल के हाथों ही नहीं अमेरिका के हाथों भी, और दूसरी तरफ पूरी इस्लामी दुनिया है जो बेहिसी की तस्वीर बनी बैठी है, तो ईरान को अपनी जो भी अगला मूव होगा वो बहुत ही केयरफुली देखना पड़ेगा। सर, अगला मूव क्या हो सकता है? आप ईरान की तरफ से ऑन रिकॉर्ड ये ऐलान करना कि अमेरिका को जवाब दिया जाएगा और वक्त और जगह और नौयत का तयन हमारी अफवाज करेंगे। आपको लगता है कि अब ईरान कहीं पर अमरीकी तनसीब को, अमरीकी शहरियों को निशाना बनाएगा? किस नौयत का जवाब हो सकता है? देखिए अब्दुल्ला, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी होती है, और ख़ासतौर पे आज की दुनिया में इस चीज़ का ये ज़रूर है कि आप वार्निंग देते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं जिस तरह की आप वार्निंग देते हैं वही करें। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त इस स्टेज पर ईरान जो है वो अमेरिका को टारगेट करेगा। मेरा ख्याल है उसका फोकस जो है इजराइल को रहेगा, और इजराइल को जितना टारगेट किया जाएगा, जितना डैमेज किया जाएगा, वो दरअसल अमेरिका को ही डैमेज करना होगा, क्योंकि इजराइल का वजूद जो है माफ कीजिएगा, अमेरिका की पूरी सियासत के लिए बहुत ज़रूरी है, और जाहिर है इस खित्ते में उनको इजराइल की मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। और दूसरी तरफ हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारी पूरी इस्लामी दुनिया, ख़ास तौर पे अरब कंट्रीज़ का जो रवैया है वो बहुत ही मादरत ख़वाना है। हमने वैसे भी इतनी दिहाइयों में अरब ममालिक में आप देख लें कि ना वहाँ सिर्फ बादशाहत को प्रोटेक्शन दी जाती है, बाकी किसी को नहीं। ये जो हमारी कमज़ोरी है, यही इजराइल की ताकत है, यही जो अमेरिका इस चीज़ को समझता है कि अरब ममालिक का अपना और इस्लामी दुनिया का कितनी ज़्यादा उनके पास ताकत मौजूद है। तो कभी भी हमें ये ईरान को इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि वो दोनों फ्रंट पे नहीं लड़ सकता इस वक्त। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग आपने बात की है मज़हर साहब। ये बताइएगा, अगर आप समझते हैं इस तरह से नहीं हो सकता, तो मुज़ाकरात की गुंजाइश क्या अभी भी बाकी है? और मुज़ाकरात अगर हों तो फिर उसकी हैयत और वो किससे होंगे? कल बहुत सारे ममालिक ने इसके ऊपर रिएक्शन भी दिया। अमेरिका के सदर जो बात कर रहे हैं अब खुलकर, वो भी हमारे सामने है। देखिए, सारा दबाव ईरान के ऊपर है। यानी कोई भी मुल्क जो मुज़ाकरात की बात कर रहा है वो इजराइल को एग्रेसर नहीं कह रहा, वो इजराइल की जारियत को रोकने की कोशिश नहीं कर रहा। अभी भी UN की जो करारदाद नजर आती है वो भी यही नजर आती है ना कि इजराइल हमले बंद करे। जब गाजा में हो रहा था उस वक्त करारदादें मौजूद हैं, तो क्या इजराइल ने बंद किया? अगर नहीं किया तो किसकी शय पर नहीं किया? इजराइल ने अपने तय ये फैसले नहीं किए हैं, ये फैसले सारे अमेरिका के इशारों पर हो रहे हैं।
लिहाजा असल दबाव जो है दुनिया को अमेरिका पे डालना है कि वो इजराइल को रोके। ईरान ने तो कभी मुज़ाकरात की से जो है वो नहीं भागा, वो तो आखिरी दिन भी ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात होने वाले थे ना। लेकिन आज ये बात पता चलती है, आज ये बात समझ में आती है कि मुज़ाकरात की बात एक ढोंग था। दरअसल ईरान को निशाना बनाना था, ईरान को इंगेज किया गया नेगोशिएशंस में और इजराइल ने अटैक किया। सर अब ये बताइएगा, जब इजराइल ने हमला किया, जी कंप्लीट, इजराइल ने जब हमला किया तो क्या अमेरिका ने कंडेम किया इजराइल को कि जिस वक्त नेगोशिएशंस हो रही हैं उस वक्त अटैक क्यों किया गया? नहीं किया गया। इसके माने ये हुए कि इजराइल का हमला दरअसल अमेरिका की पुष्पनाई पर हुआ है और उसके बाद मुसलसल जवाब का उन्हें बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि ऐसा जवाब आएगा, और उस जवाब ने इजराइल को भी परेशान किया, उस जवाब ने अमेरिका को भी परेशान अच्छा किया। इसीलिए शायद 2 हफ्ते इंतजार भी नहीं हुआ इजराइल से और उन्होंने फिर प्रेशर डाला और अमेरिका बराह रास्त इस जंग में शामिल हो गया। सर रूसी सदर से मुलाकात भी है ईरान की आला क़यादत की, वज़ीर ख़ारिजा की, कह रहे हैं जी रूस से बात करेंगे। चीन, इनका क्या किरदार होगा? मतलब इनका कोई डिसाइसिव किरदार हो सकता है इस तनाज़े की अगली डायरेक्शन तय करने में, या फिर बस बयानबाजी तक ही ये मामला महदूद रहेगा? अब्दुल्ला, ईरान का रूस के साथ एक स्ट्रेटेजिक मुआहिदा भी है जी, तो रूस इस बात को समझता है, और क्योंकि रूस ऑलरेडी एक यूक्रेन के क्राइसिस में जो है फंसा हुआ है, तो वो जाहिर है एहतियात से करेगा। लेकिन रूस की जितनी खुलकर इस वक्त ईरान की हिमायत हमें नजर आती है वो किसी और मुल्क की नजर नहीं आती। चाइना का मामला जरा मुख्तलिफ है, चाइना को भी पता है, और आप याद रखें कि चाइना ने एक बहुत बड़ा काम किया पिछले 1-1.5 साल में, और वो सऊदी अरब और ईरान को करीब लाने का। वरना तो ये डिवाइडेड एक हाउस था, तो इनको करीब लाने के लिए बहुत ज्यादा वो किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें नजर आता है कि इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस जो कि अब तक नहीं हुई इतने सालों में, हालांकि ये सबसे बड़ा मौका है। गाजा में हजारों लोग जो है बच्चे मार दिए गए, औरतें मार दी गई, मर्द मार दिए गए, आज भी इजराइल मुसलसल मार रहा है और इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही। इसलिए हमें लगता है कि इस वक्त ईरान तो एक आइसोलेशन में खड़ा है और ईरान के पास इसके सिवा कोई चॉइस नहीं है कि वो अपना दिफा करे। लेकिन दिफा के साथ साथ उसे ये भी समझने की जरूरत है कि सिर्फ अटैक ही नहीं हो रहा। जिस तरह अभी आपने डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर, वहां रिजीम चेंज की भी बात हो रही है, और सवाल ये किया जा रहा है कि ईरान में रिजीम चेंज क्यों ना हो। कोई इस सिविलाइज्ड, सो कॉल्ड सिविलाइज्ड मुल्क से ये पूछे कि हु आर यू, कि ये आप ईरान के अंदर क्या तब्दीली आती है, क्या नहीं आती। आप अगर एक जमहूरी सोच रखने वाले मुल्क हैं तो ये आपका काम है कि ईरान में किस तरह तब्दीली लाई जाए और ईरान में तब्दीली क्यों लाई जाए। तो ये जो एक क्राइसिस है, ये दुनिया का क्राइसिस है। सर ये तो आप पहले भी अपने तज्ज़िये में बता चुके हैं ना कि ये वही हिस्ट्री रिपीट हो रही है जो हमने इराक में देखा, जो हमने सीरिया में देखा। मतलब साहब ये बताएं, अब ये हमारे पर्सपेक्टिव में, पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से कितना अहम है और हमें क्या करना चाहिए? आज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास भी होना है अब से कुछ देर बाद। आपकी क्या उससे तवक्कुआत हैं और क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें डिसाइड करना चाहिए अपनी हिकमत अमली? देखिए, पाकिस्तान एक बहुत ही नाजुक मोड़ पे खड़ा है। जाहिर है उसके ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर दोनों ही तकरीबन इनसिक्योर हैं। इसलिए और ईरान में अगर ये ईरान और इजराइल वीज़ावी अमेरिका की जंग फैलती है तो उससे सबसे ज़्यादा मुतासिर हम होंगे, और सिर्फ इस वजह से नहीं कि उस खत्ते में जाहिर है जंग होगी तो आप उससे मुतासिर। जो इन्फ्लक्स है, एक बड़ा बुरहान जो आ सकता है। हम पहले ही 2 अफगान जंगों के नतीजे में 50 लाख अफगान मुहाजिरीन को झेल रहे हैं। अब अगर ईरान में ये जंग फैलती है और ईरान से लोग निकल के पाकिस्तान में दाखिल होते हैं तो हम एक नए बुरहान में दाखिल हो जाएंगे। इसलिए मेरा ख्याल है पाकिस्तान की पूरी कोशिश होगी और यकीनी तौर पे कर भी रहे होंगे कि किसी तरह इसको नेगोशिएशन टेबल पे और किसी तरह ईरान को ये इस बात पर भी तैयार किया जाए कि ईरान एटलीस्ट जो है वो मुज़ाकरात शुरू करवाने पे कहीं ना कहीं लचक दिखाए। लेकिन ईरान जो बात कह रहा है उसमें बहुत वजन है। ईरान ये बात कह रहा है कि मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, इस बमबारी को रोका जाए जो इजराइल की तरफ से हो रही है
जो अमेरिका की तरफ से हो रही है, यानी अमेरिका ने जो अटैक किया है। तो जब तक आप एग्रेसर को नहीं रोकेंगे, ईरान मुज़ाकरात में कैसे बैठे? ईरान अमन की बात क्या सरेंडर कर दे ईरान? क्या दुनिया ये चाह रही है कि ईरान का कंप्लीट सरेंडर हो? फ्रांस भी यही कह रहा है कि सरेंडर कर दें अपनी सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज। तो इस बात की क्या दुनिया गारंटी दे सकती है कि ईरान पर फिर अटैक नहीं होगा? सद्दाम हुसैन ने भी तो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम सरेंडर कर दिया था, वहां पे इराक पे भी तो हमला हुआ। सो वो तारीख भी है। और सर्टनली रिजीम चेंज सर कितना आसान है ईरान में रिजीम चेंज करना, क्योंकि ये पहली कोशिश तो होगी नहीं। मतलब ईरान इराक जंग सालों चली, उससे पहले भी एक तारीख है। सो इज दैट इवन पॉसिबल? ईरान में रिजीम चेंज करना अब बहुत मुश्किल है। देखिए, शाह ईरान के खिलाफ जब इनकलाब आया तो उस इनकलाब ने दुनिया को बहुत हैरान किया और अरब ममालिक ये समझे कि उनकी बादशाहतें खतरे में आ गई हैं। इसलिए उन तमाम ममालिक ने, ज़्यादातर ममालिक ने ईरान के खिलाफ एक महाज बना लिया था। आज बहुत से ममालिक को ये रियलाइज होता है कि ये जो हमारे खदशात थे ये दुरुस्त नहीं थे। ईरान में के अंदर जो सियासी मुखालफिन रहे हैं, और वो बहुत अच्छी खासी तादाद में हैं, लेकिन उसमें सबसे जो फोर फ्रंट पे रहे हैं वो या तो मुजाहिदीन खल्क रहे हैं या कम्युनिस्ट पार्टी तूदा पार्टी रही है। लेकिन आज तूदा पार्टी भी ईरान की इस रिजीम के साथ खड़ी है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये उनका इंटरनल मामला है कि ईरान में जो सियासी मुखालफिन के खिलाफ हो रहा है। लेकिन इजराइल और अमेरिका को ये राइट नहीं पहुंचता कि वो हमें डिक्टेट करें कि यहाँ रिजीम। तो ईरान के अंदर जो है वो रिजीम चेंज ठीक है, बहुत मुश्किल है। ये इराक बहुत मुश्किल है। यही जो हम बात कर रहे हैं ना मजहर अब्बास साहब, इसके ऊपर मजीद भी हम बात करते हैं। हमारे साथ ही रहिएगा। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट क्या होगी, किस तरह से आगे बढ़ेंगे, सब कुछ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मजहर साहब हमारे साथ हैं, इसी से मुतालिक उनसे पूछें, क्योंकि अभी OIC में भी और UN में भी मजहर साहब पाकिस्तान का मुद्दा सामने रखा है। पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने, आपको लगता है पाकिस्तान जिस साइड पे जा रहा है, जो हिकमत अमली अभी तक, वो दुरुस्त है? ये सवाल करेंगे ब्रेक के बाद ये सवाल करेंगे। ब्रेक लेनी है, थोड़ी देर में वापस आएंगे। हालिया बदलती हुई सूरत हाल और पाकिस्तान में भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास आज बुला लिया गया है। अहम फैसले हो सकते हैं। हम बड़ी ट्रिकी सूरत हाल में हैं। ईरान हमारा नेबर है, फिर भारत के साथ हमारे मामलात, हमें क्या फैसले करने हैं, दैट वुड बी इम्पॉर्टेंट टू। लेकिन अभी तो हम ओवरऑल सूरत हाल समझने की कोशिश कर रहे हैं। सफारतकारी का वसी तजर्बा भी है। सेनेटर शहरी रहमान साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहबा शुक्रिया। सेनेटर साहबा, हम ज़रा कन्फ्यूज़ हैं, आप बताइएगा। मतलब आप लोगों के लिए भी नया है कि पहले कहा जाता है कि अभी 2 हफ्ते बाद ये तय होगा या फैसला होगा कि अमेरिका ने इस जंग का हिस्सा बनना है या नहीं। लेकिन खैर वो तो 2 दिन का इंतजार ना हुआ, अमेरिका बराह रास्त इस जंग में शामिल हो गया। फिर मतलब सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस कहते हैं कि रिजीम चेंज ना मकसद है ना एजेंडा है। इससे पहले इजराइल भी कहता है कि रिजीम चेंज नहीं, बट न्यूक्स की बात हो रही है, एटमी तनसीबात की बात हो रही है। अब ताज़ा बयान सदर ट्रंप का रिजीम चेंज की तरफ वाज़े इशारा, क्या समझें? वॉज इट अबाउट रिजीम चेंज सिंस डे वन? इज इट स्टिल अबाउट रिजीम चेंज, या फिर ये एजेंडा अभी जैसे जैसे सूरत हाल बदल रही है चेंज होता जा रहा है? जी शुक्रिया अब्दुल्ला, बिल्कुल आपने सही कहा कि रोज अहदाफ तब्दील होते रहते थे। और मैं समझती हूँ कि इजराइल का तो हदफ बिल्कुल रहीम चेंज ही रहा है। तो वो समझ रहे थे कि हम अपना जो दायरा इन्फ्लुएंस है और ताकत का जो दायरा है उनका वो बढ़ाते चले जाएंगे और एक ऐसी रेजीम वहाँ इंस्टॉल कर देंगे जो फिर जिस तरह उन्होंने इराक में किया है इस तरह होगा। तो अब अमेरिका ने अगर कह दिया कि रेजीम चेंज उनका भी हदफ है तो फिर समझ लें यही रहा, यही हुई बात। और मैं समझती हूँ कि न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से उन्होंने 3 जो बॉम्ब साइट्स में जो न्यूक्लियर डेवलपमेंट साइट्स में बॉम्बिंग की है वहाँ तो आई थिंक सबको पता था कि ईरान को ही पता था करने वाले, और उन्होंने खुद कहा कि हमने अपने स्टॉक साइज या जो भी फ्यूल साइकिल्स की इनरिचमेंट कैपेसिटी है वो हटा दी थी, अगर थी भी। असल जहाँ रशियन साइंटिस्ट काम कर रहे हैं वो शहर वहाँ नहीं उन्होंने उसको हदफ बनाया। तो हम ये भी सोच सकते हैं कि अहदाफ शायद बदल रहे, अभी नहीं बदले तो आगे बदल सकते हैं, लेकिन आज तो मूविंग टारगेट है जी इनका गोल।
लेकिन अगर उन्होंने स्टेट कर दिया है कि रेजिम चेंजेस, देन इट्स क्लियरली दैट ना, तो एंड ये रात 2.0 वाली सिचुएशन हो सकती है। अच्छा शहरी साहब ये बताइएगा, अमेरिका का पहले वही 2 हफ्ते का कहना, फिर एकदम से इसमें कूद जाना, क्या आप समझती हैं कि ये एक कोई ईरान इसराइल के लिए फेस सेविंग भी हो सकती है? अब मुज़ाकरात की तरफ बात बढ़ेगी, जैसे अमेरिका ने कहा कि अब पीस को अब मौका देना चाहिए, या फिर अब अमेरिका बराह रास्त खुद मजीद इसमें कोई जारे कदम ले सकता है और फुल ब्लोन, हाँ एब्सोल्युटली, या फुल ब्लोन वॉर हो जाएगी? जी देखिए, एक तो रूस भी, आपको पता है कि ईरान रूस की तरफ गया है, उन्होंने भी हाथ बढ़ाया है, जाहिर है, और इसीलिए होगा कि भाई उनको सपोर्ट चाहिए। अब ये बात तो आप सबके सामने, क्योंकि इजराइल के पुष्ट पे और अब सामने भी अमेरिका है, तो आप जो पूछे ना कि 2 हफ्ते में की बात, ये भी एक जाहिर है एक स्ट्रैटेजी हो सकती है कि जी आप अपने अपोनेंट को कह दें कि अभी टाइम है, लेकिन उन्होंने मेरे ख्याल में अपनी सारी तैयारियां रखी हैं बिल्कुल। अब जिसे कहते हैं ना ऑल बेट्स आर ऑफ। आप कहें मुझे कि आज कोई मैंने आपसे बात की, मैं आपको तज्जिया करके दूं, कुछ और सोचे, ये प्लानिंग जो होनी चाहिए अब सबकी यही होनी चाहिए कि ऑल बेट्स आर ऑफ। कल आप और उससे ज्यादा प्लानिंग होनी चाहिए कि हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि इस माहौल में, और जो जिसमें कह रही हूँ कुछ भी हो सकता है, आप प्रेडिक्टेबिलिटी लाएं, और प्रेडिक्टेबिलिटी लाने के लिए सब में एक लोअरिंग ऑफ टेंशन हो। लोअरिंग ऑफ टेंशन बहुत जरूरी है, नहीं तो ये जंग जैसे आप कह रही हैं फैलती चली जाएगी। तो लोअरिंग ऑफ टेंशन कैसे होगी? जी देखिए, लोअरिंग ऑफ टेंशन हो सकती है अगर आप एक दूसरे को स्पेस दें, और अगर इजराइल को आप अगर अमेरिका थोड़ा अलग करे कि जी उनके वो, और वहाँ कांग्रेस में भी सवाल जवाब उठ रहे हैं जी, क्योंकि ये अब जब जंग होती है तो कांग्रेस की भी ऑथराइजेशन चाहिए होती है जी। तो इजराइल को अलग करना आसान नहीं है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन एक होता है ना टेल वैगिंग द डॉग वाली सिचुएशन, वही ऐसा हो रहा है। और आई थिंक जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि मैं अमन की तरफ जाना चाहता हूँ, और देखिए उनका जो बेस है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा वाला बेस जो है, वो नहीं चाहते कि जंग हो। उनका तो सारा, उनकी बुनियाद ही इस पर है कि वो अमेरिका के अंदर काम करें और अपने वसाइल वहाँ खर्च करें। अब एक स्टेल्थ बॉम्बर आपको 100 मिलियन का पड़ता है, जो आज उन्हीं के लोगों ने बताया है, तो आप बताएं कि उनके वसाइल कहाँ खर्च हो रहे हैं और किसके लिए खर्च हो रहे हैं। मतलब बस ना चाहते हुए भी वो इस जंग का हिस्सा बन गए, और 2 हफ्ते का टाइम दे के भी 2 दिन बाद ही उन्होंने फैसला किया कि वो हमला कर देंगे। उनकी कांग्रेस में भी सवाल हो रहे हैं, उनकी सड़कों पे एहतजाज भी हो रहे हैं, पता नहीं उसका क्या असर पड़ेगा। अब ये बताइएगा, ईरान ने भी कह दिया कि हम अमेरिका को जवाब देंगे। डू यू थिंक कि ईरान अभी इस पोजीशन में है कि वो अमेरिका को जवाब दे? किसी भी नौयत का जवाब हो सकता है जिसका उन्होंने कहा कि हमारी अफवाज फैसला करेंगे, या अभी वो इजराइल पर ही अपने हमले जारी रखेंगे, जिसको हर्ट करने का मतलब है कि अमेरिका हर्ट हो रहा है? तो देखिए, एक काम अब्दुल्ला, इस जंग में मैं आपसे भी कहूँगी, जरूर हमें आगे का सोचना चाहिए, लेकिन आप कह नहीं सकते कि ईरान क्या करेगा, उनके पास क्या वसाइल हैं, सतह दर सतह वो क्या आगे निकाल सकते हैं। फिर जाहिर है उनकी भी पार्टनरशिप्स हैं, और आप ये भी नहीं कह सकते कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा। इजराइल का तो आपको एक पैटर्न पता है, वो तो सीधा जारहियत की तरफ जा रहे हैं, उनका तो पीछे हटने का ना कोई इरादा है ना इंटरेस्ट। अनप्रेडिक्टेबल है सब कुछ जी, अनप्रेडिक्टेबल है सब, टोटली अनप्रेडिक्टेबल। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी कि देखिए, मतलब कल से ये हम कह सकते हैं, कल से जो होगा वो बहुत अहम है, या आज से जो होगा, इस पूरी सूरत हाल में अमेरिका एक तरफ है, लेकिन बहुत ममालिक जो हैं, यूरोपियन ममालिक खास तौर से, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में असर वसूख रखते हैं, चीन और रूस की अलग बात है, मैं सिर्फ यूरोप की बात कर रही हूँ, जो एलाइज हैं, जो नेटो में हैं, इन्होंने भी सब ने तशवीश का बार बार इजहार किया है कि ये जंग फैली तो बहुत बुरा होगा। उनको सबको नजर आ रहा है कि इनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, इनके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होती है तो जाहिर है सबसे ज्यादा तो यूरोप मुतासिर होगा। ऑयल प्राइसेस कहाँ से कहाँ जाएंगी, पूरी आबनाए हॉर्मुज पे बात भी हो रही है ऑलरेडी।
तो इनकी कोशिश है जी कि ये अब किसी तरह डी-एस्केलेशन हो। और जी तो ये एक मतलब सारी दुनिया को आप इग्नोर भी नहीं कर सकते ना। अच्छा, ये बताएं, हम अपनी थोड़ी सी बात करते हैं शहरी साहिबा, ये बताइएगा पाकिस्तान क्या सोच रहा है? अब से कुछ देर बाद इजलास भी होने वाले कौमी सलामती कमेटी का। पाकिस्तान को क्या आपके ख्याल में स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? क्या चीज़ें हैं जिनके लिए ख़ास तौर पर हमें फॉल आउट आ सकता है, तैयार रहना चाहिए? देखिए, फॉल आउट जरूर आ सकता है और ये इस बात का अदराक हमारी इंतजामिया, हमारी रियासती और मुख्तलिफ हलकों में है। ये तो तयशुदा है, मतलब हर पाकिस्तानी को ये नजर आ रहा है कि देखिए ये हमारे हमसाए हैं और अगर किसी आदमी सतह की या आधी मतलब आदमी भी ना हो, बड़ी जंग में भी मुलविस हो तो जाहिर आप पर असरात होंगे। मतलब एयर स्पेस के से लेकर हर चीज तक, तेल की कीमतें हों और फिर कशीदगी भी आप पर मतलब आ सकता है कुछ ना कुछ। तो आप देखें कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ रहा है, मैं समझती हूँ बहुत, और जो पहला स्टेटमेंट आया वो बहुत अहमियत का मुताबिल है। स्टेबल, मैच्योर और मैं समझती हूँ मौसर स्टेटमेंट आया कि हम कंडेम करते हैं। हम बिल्कुल सीधा, इसमें कोई इस अनबट नहीं थी, गैर मशरूत तरीके से, गैर मुतज़लज़ल तक बात की कि हम कंडेम करते हैं ईरान पर हमला जो अमेरिका ने किया, और इसमें कोई अभाव नहीं था। और हम इंटरनेशनल ऑर्डर को रिस्टोर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कवायद और ज़वाबित रिस्टोर हो और हम चाहते हैं कि ये फौरी तौर पर कशीदगी में कमी आए, यानी किसी तरह डी-एस्केलेशन की तरफ मामला जाए। और हम अपने जाहिर और आपने इजलास भी बुलाया है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में अपना किरदार अदा किया है पाकिस्तान ने, रूस और चीन के साथ मिलकर इजलास भी वहाँ बुलाया है। तो हर सतह पर आई थिंक पाकिस्तान ने अपना डिप्लोमेटिक और जियोपॉलिटिकल जो वजन है वो सही जगह रखा, सही वक्त पर रखा। क्योंकि इन फैसलों में कोई देरी नहीं हो सकती जी, ये मामला हमारे लिए बहुत ज्यादा हसास है। ट्रू। शहरी साहब, कम्युनिकेशंस का भी आपका तजर्बा है, एक और महाज जो खुला हुआ है, मतलब पाकिस्तान वैसे तो बड़ा स्ट्रेटेजिकली चल रहा है, बड़ा कैलकुलेटेड नापातोला रिस्पॉन्स दे रहा है हर चीज़ पे। बहुत सारा फेक न्यूज़, बहुत सारा प्रोपेगेंडा, जिन बातों का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, वो पाकिस्तान से एसोसिएट करके चलाई जा रही हैं। सोशल मीडिया पे एक तूफान है खबरों का। हाउ शुड वी डील विद दिस? मतलब हमारी हुकूमत भी और हम तो चलिए यहाँ पे करेक्ट और सही इंफॉर्मेशन के साथ लोगों के सामने रोज़ आते ही हैं, बताते हैं। पूरा हमारा मीडिया बड़ा रिस्पॉन्सिबल रहा है इंडिया पाकिस्तान वॉर में भी और अब भी है। मैंने आपका फैक्ट चेक वो देखा है जी, आप लोगों ने भी एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है जियो फैक्ट चेक का, ये बहुत ज़रूरी है। जितने वसाइल हम लोग जर्नलिज्म में डालते थे, एडिटर पर, प्रोड्यूसर पर, और जो जिम्मेदार होते हैं, एंकर भी, जाहिर आप खुद भी अपनी न्यूज़ फिक्स करते हैं, आप देखते हैं कि क्या सही है क्या नहीं है, और आप गलत फैक्ट्स के साथ नहीं शो पे जाएंगे। आपको दे भी तो आप सोचेंगे वो हो, लेकिन एक पूरा सिस्टम होता है ना, आपका रिसर्च होता है, सब में मैं समझती हूँ अब इन्वेस्ट करना पड़ेगा उतने ही वसाइल फैक्ट चेकिंग में जितना खबर जनरेट करने में होता है। क्योंकि अब इंडिया ने तो खास तौर पर एक फैक्ट्री खोल रखी है जी, उन्होंने फेक न्यूज की, और इस धड़ल्ले से खोलिए जिस नौइयत, जिस स्केल पर मैंने पहले कभी नहीं देखा जी, कहीं नहीं हुआ ऐसा। और मसलन दो मैं आपको एग्जांपल दूंगी। अब बड़े जो दुनिया के मोतबर अखबार या आउटलेट्स होते हैं, अखबार है गार्डियन यूके का, फिर चैनल है अमेरिका का CNN, वाइडली सुने जाते हैं ना ये और पढ़े जाते हैं। दोनों को आपने लिटरली रिप्रोड्यूस किया, एक छोटी सी लाइन लगा के, मतलब गार्डियन को द डेली गार्डियन करके और CNN को 18 लगा के, कोई और लफ्ज लगा के छोटा सा, आपने लोगो भी वैसा, ये तो शू करना चाहिए CNN को। आप इस तरह बनाते जा रहे हैं चैनल्स और अखबार के, वो लग रहा है कि बहुत अहम बात करें। बहुत शुक्रिया शहरी रहमान हमारे साथ मौजूद थी, और न सिर्फ वो पाकिस्तान और का क्या किरदार होना चाहिए और क्या हो सकता है उसके बारे में बता रही थी, बल्कि आगे क्या एंटिसिपेट करना चाहिए उसके बारे में कही थी, किस तरह से हम कर सकते हैं। अभी ब्रेक लेनी है, थोड़ी देर में वापस आ रहे हैं।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। अमेरिका जब से इजराइल ईरान जंग में बराह रास्त खुद मुलव्विस हुआ है, पूरी दुनिया में तशवीश की लहर दौड़ गई है कि इसके दूरस ना भी हों तो इसके फौरी नताइज क्या होंगे। क्या दुनिया में और कौन से ममालिक हैं जो इसकी लपेट में आ सकते हैं, क्योंकि अब ईरान ने बाज़ाब्ता भी ये ऐलान किया है, अब ये ऐलान की हद तक ही महदूद रहता है मामला कि इस हमले का जवाब दिया जाएगा, उसकी जगह, नौयत और वक्त का तयन ईरानी अफवाज करेंगे, या फिर ईरान इजराइल पर ही अपने मिसाइल दागने का सिलसिला जारी रहेगा। ऑप्शंस की बात हो रही है, मुख्तलिफ जो दुनिया के ममालिक हैं उनको भी अपने आप को स्ट्रैटेजाइज किस तरह से करना चाहिए, क्या हिकमत अमली होगी, सब कुछ जानते हैं। हमें हमारे गेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं इसके लिए। डॉक्टर मिन्हास मजीद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आप बैनुल-अक़वामी उमूर की माहिर हैं, बड़ी गहरी नजर रखती हैं, चेयरपर्सन है डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस की यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर में। एब्सोल्युटली। एजाज चौधरी साहब साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और हमारे अपने मजहर अब्बास साहब पहले भी हमारे साथ मौजूद थे, अभी भी हमारे साथ हैं। एजाज चौधरी साहब से स्टार्ट करते हैं। एजाज साहब, सबसे पहले तो अपने इंटरेस्ट को देखते हैं और हमारा जो अब से कुछ देर बाद कौमी सलामती कमेटी का इजलास होने उससे स्टार्ट करते हैं। क्या समझते हैं अमेरिका का इस जंग में उतरना बराह रास्त, क्या ये एक इसराइल के लिए फेस सेविंग हो सकती है, मजीद कोई गुंजाइश है मुज़ाकरात की, या आप समझते हैं कि अब एक फुल ब्लोन वॉर होगी और पाकिस्तान को उस हिसाब से स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए, हिकमत अमली तैयार करनी चाहिए? जी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की तमाम तर हमदर्दियाँ यकीनन ईरान के साथ हैं, और वज़ीर आज़म साहब ने कल जब उनसे बात की उनके सदर से तो उसका इजहार भी किया। तो मेरे ख्याल में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में भी उसी तर्ज पर बात होगी कि वो हमदर्दियाँ किस हद तक होंगी, क्या वो सिर्फ सियासी और सिफारती होंगी या उससे आगे बढ़कर होंगी। मैं नहीं समझता कि उससे आगे बढ़कर होंगी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान खुद एक जंग में अभी तक चल रहा है, वो जंग खत्म नहीं हुई है, ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहा हूँ। तो इस वजह से पाकिस्तान ने यकीनन ना जो नुक्ता नज़र है वो इस हवाले से तो देना है, लेकिन आप जिस तरह सही दुरुस्त फरमा रही हैं कि जंग का दायरा तो फैल जाएगा अभी, क्योंकि अगर ईरान जवाब देगा, जो लगता है कि वो जवाब देगा, उनके पास सब चॉइस कोई नहीं है, तो फिर तो मुमकिन है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करें या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करने की तो बात हो रही थी, लेकिन ईरान क्या जवाब देगा? उस जवाब का दायरा कार इजराइल पर मिसाइल दागने तक महदूद रहेगा, या किसी अमरीकी तंसीब को भी आपको लगता है अभी इस पोजीशन में है कि वो टारगेट करेगा और इस हद तक आगे जाएगा? अब तो कुछ भी हो सकता है जी, फ्री फीलिंग हो गई ना। देखिए अमेरिका ने तो पहले ये कहा कि हम 2 हफ्ते तक जो है वो फैसला करेंगे, लेकिन फिर लगा कि ये तो शायद डिसेप्टिव मूव थी और उन्होंने फैसला कर लिया हुआ था। तो कुछ कायदे कवानीन कोई नहीं, देखे ना जंगों के भी कुछ कायदे कवानीन होते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ फ्री व्हीलिंग वॉर। तो मेरा ख्याल है कि ईरान को ये तो इजराइल पे कर रहा है, एक उसका तरीकाकार स्ट्रेटेजी तो वो खुद बना रहे होंगे। एक ऑप्शन तो ये है कि इजराइल को इतना पाउंस करें कि उसके लोग तंग आकर वो कहें कि जी अमेरिका को जंग रुकवाएं। दिस इज वन स्ट्रेटेजी। अदर इज कि नहीं, हम फिर बाकियों को भी मुलव्वस कर लें। मैं समझता हूँ कि ईरान के लिए सारे फ्रंट एक वक्त में खोलना शायद मुश्किल हो, क्योंकि उनके पास इतनी क्या इस्तेताद है, क्या उनके पास कहीं और से कोई आ भी रही है सप्लाई लाइन के नहीं है, चीन से रूस से शक ये है कि नहीं आ रही है, तो इसलिए मुझे लगता है कि वो पहली स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। अभी शायद उधर हमला उस तरफ ना करें, लेकिन अगर उस तरफ करते हैं तो अरब ममालिक जिनके अंदर करेंगे, और फर्ज किया खाली अमरीकी अड्डों पे नहीं गिरते, कहीं और भी चले जाते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। अगर ईरान चाहेगा कि अरब मुल्कों का दबाव भी अमेरिका पे पड़े, क्योंकि अगर उनके मुल्कों के अंदर अड्डों पे पड़ रहे हैं। ये भी बड़ी दिलचस्प बात है, इसको आपसे आगे जाके मैं करना चाहूंगी, लेकिन अभी जो आपने कहा ना कि दबाव अमेरिका के ऊपर इतना बढ़े कि वो कहे कि हम थोड़ा सा बैकफुट पे आते हैं या हम इससे बाहर निकलते हैं और मुज़ाकरात संजीदगा तौर पर करते हैं। मिन्हास साहिबा, आपका क्या ख्याल है, क्या अमेरिका के अंदर जो पॉलिटिक्स चल रही है, ऐसा हम देख रहे हैं कि बहुत से अमेरिका के अंदर बातें हो रही हैं, एहतजाज हो या फिर अमली तौर पर प्रेशर हो, इम्पीचमेंट की बातें हो रही हैं ट्रंप के खिलाफ, क्या इतना प्रेशर इंटरनली अमेरिका पर पड़ सकता है कि वो कुछ ना कुछ वे आउट इसका निकाले ईरान के लिए खास तौर पर? मेरे ख्याल में जी इसमें हमें बहुत सी चीज़ों को देखना होगा।
क्योंकि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को अगर हम लोग देखते हैं तो शुरू से यही है कि वो इजराइल को सपोर्ट करते आ रहे हैं। दूसरी बात ये कि इनकी पॉलिसीज़ को अगर हम लोग देखें तो वो 50-60 साल पहले तक वो लोग पॉलिसीज़ बनाते हैं जिसके ऊपर हर प्रेसिडेंट जो है वो उसको परस्यू करता है, वो उस फॉरेन पॉलिसी को। अब यहाँ पे जब इजराइल की बात आती है और प्रेसिडेंट ट्रम्प का स्टांस, तो उसमें हमें ये देखना है कि पहले तो जब उनका इलेक्शन का स्लोगन था वो यही था कि हम आउटसाइड की जितनी भी वॉर्स हैं उससे अमेरिका को निकालेंगे। अब ये वॉर इजराइल की वॉर है, इसमें प्रेसिडेंट ट्रम्प का एकदम से आ जाना और कहना कि हम ईरान जो है एक थ्रेट है ग्लोबल सिक्योरिटी को या रीजनल सिक्योरिटी को, क्योंकि वो लोग न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं। तो ये समझ से फिर बाहर हो जाता है कि ईरान एक अकेले यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के लिए कैसे खतरा बन सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, है जैसे प्रेसिडेंट ट्रम्प का, उन्होंने आप देखें कि 2003 में जब इराक पे वो होता है, हमला होता है, प्रेसिडेंट बुश ने यूनिलैटरल एक्शन लिया था विदाउट कंसल्टिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अभी भी यही हुआ है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो उन्होंने बाईपास किया है, बल्कि अपने जो इनकी कांग्रेस है उसको भी उन्होंने बाईपास किया है। अब सोच ये रहे हैं लोग या एनालिस्ट का ख्याल है कि चूंकि विद इन रिपब्लिकन पार्टी ज़्यादा पोजीशन हो रही है तो हो सकता है कि इम्पीचमेंट की तरफ की बात चली जाए या रिपब्लिकन पार्टी में थोड़ी सी रिफ्ट आई है, तो मैं नहीं समझती हूँ कि उस तरफ बात चली जाएगी, क्योंकि आखिर में हम लोगों ने देखना है कि अमेरिका के लिए इजराइल का इंटरेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है और विद इन अमेरिका जो ज़ायनिस्ट लॉबी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उनके सारी इलेक्शन कैंपेन और वोट बैंक जो है वो उनके लिए ज़ायनिस्ट ही की सपोर्ट ही होती है, फंडिंग भी होती है, सपोर्ट भी होती है, कैंपेनिंग भी होती है, बहुत कुछ होता है। अच्छा हमें ना कंफ्यूज सिग्नल्स भी मिल रहे थे इनिशियली। अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी डॉक्टर साहब आपसे पूछ रहे हैं, कहते हैं कि रिजीम चेंज हमारे एजेंडे का हिस्सा नहीं है, नाउ इट्स टाइम फॉर पीस। जब ट्रंप ने इस कार्रवाई का ऐलान किया कि हमने कार्रवाई कर दी है, दिस इज़ वन ऑफ और हम इसके आगे मामला नहीं लेके जाएंगे, लेकिन फिर वो बयान देते हैं तो कहते हैं कि अब कुछ किया तो इससे ज़्यादा बड़ा जवाब दिया जाएगा। और अब जो लेटेस्ट उनका सोशल मीडिया पे बयान है वो यही है कि जैसा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात करते हैं, मेक ईरान ग्रेट अगेन का उन्होंने नारा लगाकर साथ ही रिजीम चेंज का वाज़े इशारा दे दिया। सो आपको लगता है कि अमेरिका यहाँ रुकेगा नहीं? ये रिजीम चेंज शुरू से आपको पता है एक गोल तो रहा है, लेकिन उसकी अब हत्तुल इम्कान कोशिश करेंगे इस मौके पे? मुझे लगता है जी इनका मकसद रिजीम चेंज ही है। मिडिल ईस्ट में अगर आप देखें जनरली तो जितने भी ममालिक हैं, लीबिया को आप देख लें, सीरिया को देख लें, इजिप्ट को देख लें, जहाँ जहाँ पे लेबनान इसी तरह है, जहाँ जहाँ पे उनको किसी भी रिजीम से थ्रेट फील होता है और वो इजराइल के इंटरेस्ट के खिलाफ उसको समझते हैं तो वो रिजीम चेंज की तरफ जाते हैं। ईरान की बात यह है कि अगर इतने इन्होंने सैंक्शंस लगाए हैं, उसको आइसोलेट किया है, लेकिन इकोनॉमिकली अगर हम लोग देखें तो ये ईरान इकोनॉमिकली पॉलिटिकली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। मिलिटरीली उनकी ये कोशिश थी कि ये जो यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम्स हैं इनके, कि ये इसको आहिस्ता आहिस्ता और इम्प्रूव कर सके। लेकिन अब बात फिर वही आ जाती है कि इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, उनको पता है कि उनकी जो कैपेबिलिटी है यूरेनियम एनरिचमेंट की वो 60 ग्रेड है और तकरीबन 93-94 ग्रेड चाहिए होती है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए।
उन्होंने जो 3 साइट्स को भी उन्होंने टारगेट किया हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि ईरान को उतना नुकसान पहुंचाया होगा जितना कि वो कह रहे हैं। और एक उनका जो एटॉमिक एनर्जी का है बशर में जो वो है, उन्होंने इसको टच नहीं किया है, पावर प्लांट है वो। So, इसमें ये बात रिजीम चेंज की जाना है। रिजीम चेंज का मतलब फिर ये होगा कि अपनी पसंद के यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। जी, ये तो बड़ी पुरानी कोशिश हो रही थी ना कि कंप्लीटली अगर आपने उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी इवन डिटर करना है तो उसके लिए फिजिकली या जंगी हल नहीं है, आपको कुछ ना कुछ दरमियान में रिजीम चेंज या उस तरफ बढ़ना होगा जो अंदाजे लगाए जाते हैं। बट अभी जो सिफारती कोशिश हो रही है एजाज चौधरी साहब, मज़हर साहब से भी हम पहले यही बात कर रहे थे कि आगे अगर मुज़ाकरात के लिए बढ़ना है या इसका कोई सिफारती हल निकाला है, मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से कोशिशें हो रही हैं, रूस भी बैठा हुआ है इस वक्त ईरान को लेकर, किस मुल्क का सबसे अहम रोल हो सकता है? और ये भी बताइएगा गारंटर कौन होगा, क्योंकि यूएस तो कहता एक चीज़ है, करता दूसरी चीज़ है। जी, मुझे नहीं लगता कि सिफारती कोशिशें अभी इस वक्त कामयाब हो सकती हैं। 2 ही सूरतें हो जाती हैं। एक ना एक फरीक को कमजोर होना पड़ता है मुकम्मल तौर पर। या तो इधर वो रजीम चेंज करने में कामयाब हो जाते हैं तो रोक देंगे, या इसराइल के अंदर उस वक्त आपने कहा अमेरिका पे दबाव, अमेरिका पे जो दबाव है वो थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म है, लेकिन जो इसराइल के ऊपर इमीडिएट हो सकता है, क्योंकि इसराइल में ये क्राइम है दिखाना कि क्या तबाही हुई। तो वहां पे जो तबाही हो रही है उस वक्त, उसको अगर एक हद तक ले जाते हैं ईरानी किसी तरीके से, मुझे नहीं पता, वो कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि हमारे पास बड़े मिसाइल, फिर तो आप देखें कि एकदम से अमेरिका भी आ जाएगा और सब लोग बीच में आ जाएंगे, यूएन भी आ जाएगा, आईएए भी आ जाएगा, सब आ जाएंगे भी इस वक्त। लेकिन अभी तो वो ये देख रहे हैं कि ईरान के अंदर क्या इस्तिताअत है कि नहीं लड़ने की। और अगर रजीम चेंज की जहां तक बात है, मैं आपको बताऊं कि ये अमेरिका ने अब तक जितना भी वो जो कहते थे ना 7 वॉर 5 years में 7 वॉर्स, तो बाकी सारे मुल्कों में तो तबाही कर दी है। अब आप ईरान रह गया था, लेकिन आप ये देखें कि किसी भी मुल्क में अमेरिका ने उसको अपना दोस्त नहीं बनाया। जहां पे भी गए अफरा तफरी छोड़ गए हैं। यहाँ भी ये तो बहुत बड़ा मुल्क है। अफगानिस्तान में 20 साल रहने के बाद भी आपने देखा कि वो कुछ नहीं कर सके हैं, भागना पड़ा यहाँ से। इराक में भी सूरत हाल यही है, तो इस जो है लिबिया में भी यही सूरत हाल। तो यहाँ पे ये तो बहुत ही बड़ा मुल्क है, इसको वो नहीं कर सकेंगे, ना इतनी अपोजिशन स्ट्रांग है कि वो आके टेक ओवर कर ले। सिर्फ क्यास अलबत्ता वो जहाँ पे डाल सकते हैं, मेरा ख्याल है मकसद भी शायद उनका यही है। अगर तो वो क्यास क्रिएट हो जाता है, सिफारती कोशिशों की कोई राह आपको निकलती हुई यहाँ से नजर नहीं आती। और चलिए उसकी नहीं निकलती तो दीगर ताकतों का क्या किरदार होगा? मज़हर साहब आपके पास आते हैं, अभी आपके पास एजाज साहब हमें पता है आपके पास चॉइस साहब वक्त कम है, इसलिए हम आपसे ज़्यादा बात करना चाह रहे थे। मज़हर साहब, रिजीम चेंज की चलिए एजेंडा है, कोशिश है, लेकिन हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इट सीम्स डिफ़िकल्ट एट दिस पॉइंट इन टाइम। इसकी क्या वजूहात हैं, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? अमेरिका ने जहाँ चाहा तख्ता उलट दिया, रजीम चेंज कर दी, क्या डायनामिक्स हैं ईरान के जो इसको मुख्तलिफ बनाते हैं अपने हमसाये से या दीगर मुल्कों से, जो सब बातें करते हैं कि यहाँ पे रजीम चेंज इज़ नॉट एन ईजी टास्क? देखिए, एक चीज़ जो ईरान को बाकी ममालिक से अलग रखती है वो उसमें कौम परस्ती है। वो एक बहुत ही मजबूत कौम है। और अगर आप देखें कि 40-45 सालों में जो इक़्तिसादी पाबंदियों के बावजूद, तमाम तर दबाव के बावजूद एज ए नेशन खड़े रहे हैं अपनी गवर्नमेंट के साथ, ये बताते हैं। और ये नहीं है कि ईरान में पॉलिटिकल रिफॉर्म्स नहीं आई, ईरान में रिफॉर्मिस्ट आए, ये सारी चीज़ें इंटरनली हुई। ईरान में पिछले साल पॉलिटिकल अनरेस्ट भी हुआ था, अच्छा खासा अनरेस्ट हुआ था, लेकिन उसके बाद आज जो सूरत हाल है, और अमेरिका को ये पता है कि ईरान में जाना आसान नहीं है। वो एक और वियतनाम नहीं बनाना चाहेंगे, क्योंकि वो वियतनाम में आपने देखे, वियतनाम भी बहैसियत कौम ही लड़ी थी ना उसमें। तो अमेरिका को ये पता है कि ईरान के अंदर इंटरनली जो चीज़ें हैं वो हम उस तरीके से नहीं कर पाएंगे। लिहाजा अगर पॉलिटिकल क्योस होता भी है, जो पॉलिटिकल क्योस हमें नजर भी आया, तो उसको उन्होंने ओवरकम कर लिया। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि ईरान के जो मुखालफीन हैं,
जो ईरानी रजीम के मुखालिफिन हैं वो भी आज ईरानी रजीम के साथ खड़े हमें नजर आते हैं इस मामले पे। और जहां तक ये मुज़ाकरात की बात है, ये सारी बातें होती हैं, तो मुज़ाकरात के लिए ईरान पर दबाव नहीं है। ईरान पर दबाव ये है कि वो अपने न्यूक्लियर वो चीजें जो है वो कैप कर दे। सारा दबाव ये है। मुज़ाकरात तो ये होते हैं ना कि आप दोनों फरीक की बातें सुने। सर सद्दाम हुसैन ने गिव अप कर दिया था, फिर भी बच तो नहीं सका वो भी। मतलब सद्दाम हुसैन की मिसाल अपने ही हमसाये में पूरा इराकी न्यूक्लियर प्रोग्राम अमेरिका के हवाले कर दिया था, लेकिन फिर भी इराक पे हमला हुआ। हाँ अब्दुल्ला, ये देखे ना कि बिल्कुल वही स्टोरी जो है वो रिपीट की जा रही है जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की थी, और अल्टीमेटली पता चला कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वहां नहीं थे। तो क्या अक़वाम मुत्तहिदा ने जिसने इसको वो किया था कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की आड़ में इराक पर हमला किया था, क्या अमेरिका से ये जवाब तलब किया गया? कि वो तो नहीं मिले। और ये भी हुआ कि अमेरिकन बास पे अखबारात ने अपॉलजी की कि दे हैव बीन यूज्ड बाय द यूएस। तो ये जो इस वक्त सर हम सवाल तो एब्सोल्युटली आपकी जो सवाल है वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन क्या दुनिया में ये एक्सपेक्टेशन रियल भी होगी डॉक्टर साहिबा कि जब हम ये कहते हैं कि अमेरिका से जवाब तलब, जैसे फॉर एग्जांपल कल जो बमबारी हुई है, न्यूक्लियर तंसीबात के ऊपर बमबारी करना, वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन हो सकती थी मवाद की जो कि बहुत ही खतरनाक उसके असरात होते हैं। एब्सोल्युटली, लेकिन क्या कोई अमेरिका से पूछेगा? क्या ये एक रियल एक्सपेक्टेशन भी है? मेरे ख्याल में जी आपने इस चीज़ को देखना है कि अमेरिका जब ईरान के ऊपर अटैक कर रहा था तो कौन कौन से ममालिक उनके साथ खड़े थे। यूनिलैटरल फैसला तो इसलिए है कि देखें जर्मनी और फ्रांस, ब्रिटेन, ये लोग इस वक्त डिप्लोमेसी में इंगेज थे या निगोशिएशन के लिए ईरान से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने खामोशी इख्तियार की प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब उनको इन्फॉर्म किया। इसका मतलब है कि बाकी दुनिया के लोग जो हैं अमेरिका के खिलाफ अगर कुछ कर नहीं सकते हैं तो इस वक्त उनके साथ खड़े भी नहीं हैं ईरान के ऊपर इन्वेजन के लिए। दूसरी बात ये कि अमेरिका को अगर आप देखें एक ग्लोबल लीडर के लिहाज से, तो ग्लोबल लीडरशिप मेरे ख्याल में वो इस वक्त एक ऐसे उसमें फेज में जा रहे हैं कि मुझे लगता है कि ये ग्लोबल लीडरशिप इनकी बरकरार नहीं रह सकेगी। जिस तरह से वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को एक नई डायरेक्शन दे रहे हैं। आपने पहले बात की अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म की, अमेरिका फर्स्ट की बात की। अभी तो हम लोग ये देख रहे हैं कि वो अमेरिका को और आइसोलेट कर रहे हैं। दूसरे आपका सवाल सॉरी मैं सुन नहीं पाई सवाल। जी डॉक्टर साहबा आपसे ये भी पूछना है लीना आपकी इजाज़त से कि दाखिली दबाव कितना बर्दाश्त कर सकेंगे ट्रंप? मतलब कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? डेमोक्रेट्स वैसे ही सरापा एहतजाज है उनकी इमिग्रेशन पॉलिसी, दीगर पॉलिसियों के ख़िलाफ़। हमने देखा कि ईरान पर हमले के ऊपर भी एहतजाज हो रहा है। फ़लस्तीन और गज़ा के मामले पे जो सेंटिमेंट है वो भी अमरीकी आवाम का सामने है। दाखिली दबाव और फिर कांग्रेस को एतमाद में ना लेना, क्या दाखिली तौर पर प्रेशर बनेगा सदर ट्रंप पे? सदर ट्रंप पे ऑलरेडी प्रेशर बन चुका है जी, क्योंकि अभी अब अगर आप देखते हैं, एक तो ये कि वो जिस वक्त वो बता रहे थे ये ईरानियन के ऊपर इन्होंने जो स्ट्राइक्स की थी, उस वक्त भी अगर आप देखें जो इनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वो बॉडी लैंग्वेज से दैट ही वाज फीलिंग अनकंफर्टेबल। मुझे नहीं लग रहा था कि वो इतने खुश थे सिवाय वाइस प्रेसिडेंट वेंस के, कि जो लग रहा था कि कंप्लीटली उनके साथ हैं या जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं बाकी कुछ जो ट्रंप के स्कूल ऑफ थॉट के हैं। तो नंबर वन ये कि प्रेशर बढ़ेगा तो इंटरनली प्रेशर बढ़ेगा अमेरिका के ऊपर, क्योंकि डेमोक्रेट्स भी बिल्कुल अगेंस्ट हैं इस इंटरवेंशन के, और रिपब्लिकन्स भी अभी आवाज़ उठा रहे हैं, और वो रिपब्लिकन्स उठा रहे हैं जो ट्रंप को बहुत सपोर्ट करते थे। ठीक है। सो
प्रेशर डेवलप हो सकता है, प्रेशर हो सकता है आपके ख्याल में। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मिन्हास मजीद साहबा हमारे साथ डॉक्टर मिन्हास साहबा, बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास साहब। अभी ब्रेक लेंगे, थोड़ी देर में वापस आएंगे। अच्छा जी, हम जरा माशी सूरत हाल पर बात कर लें। हमारे यहाँ स्टॉक मार्केट का मनफी आगाज़ हुआ है, आज नया हफ्ता है, दुनिया पे भी इसका असर पड़ा है। पर्टिकुलरली अपनाए हरमुज़ की बात की जाए तो उसको अगर बंद किया जाता है तो उसके क्या असरात होंगे। तेल की कीमतें ऑलरेडी असर लेना शुरू हो गई थी जब ये जंग शुरू हुई थी, कितनी बढ़ सकती हैं, कौन कौन से मुल्क हैं जो सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे। मोहम्मद सुहेल साहब माशी तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो अपनी स्टॉक मार्केट की बात कर लें, मनफी आगाज़ हुआ है, आपको यही सूरत हाल आगे कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। स्टॉक मार्केट पाकिस्तान के नीचे खुली है, इसमें कोई चौंका देने वाली बात नहीं है, बल्कि तवक्कुआत से कम गिरी है। और बड़ा सरप्राइजिंगली है कि जो एशिया की मार्केट्स हैं, जापान है, हांगकांग है, इंडिया वगैरह, तो तकरीबन 1% गिरी है, बहुत ज़्यादा गिरावट देखी नहीं गई है। इसी तरह जो तेल की कीमतें हैं, हमें लग रहा था कि बहुत बढ़ जाएंगी, वो भी कोई $1 बढ़ी हैं। जो 74 का था वो 75 हो गया है क्रूड ऑयल। तो ओवरऑल इम्पैक्ट जरूर हुआ है। ये जो वीकेंड पे डेवलपमेंट्स हुई हैं ईरान रिलेटेड, लेकिन इसकी क्या वजह है सुहेल साहब? इसकी क्या वजह है सुहेल साहब? जब एक्सपेक्टेशन थी बहुत ज़्यादा की, तो इतना ज़्यादा फर्क क्यों नहीं आया? मेरे ख्याल में इसकी वजह यह है कि अब दुनिया को पता है कि ये जंग कोई बहुत लंबी चल नहीं सकती, टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। पाकिस्तान और इंडिया की भी जंग में हमने देख लिया कि जो टेक्नोलॉजी की वजह से चीज़ें बहुत जल्दी सेटल डाउन हो गई। तो आई थिंक दुनिया भर के इन्वेस्टर्स, चाहे वो कमोडिटी के हों, स्टॉक मार्केट के हों, वो शायद तवक्को कर रहे हैं कि ये कोई सालों या महीनों नहीं चलने वाला, ये शायद कुछ हफ्तों की बात है। इसी वजह से जो गिरावट है स्टॉक मार्केट की या जो ऑयल की में इम्प्रूवमेंट आई है या वो बढ़ गया है, वो इतना ज़्यादा नहीं हुआ जितना हम फेयर कर रहे थे। सर, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद की जाती है, वहाँ से नकलो हमल मुतासर होती है, तो कितना इम्पैक्ट आ सकता है? और सबसे ज़्यादा कौन से ममालिक हैं जो मुतासर होते हैं, और यूजुअली रिजर्व कितना होता है मुल्कों के पास? देखिए, जो जिनका इंपोर्ट ज़्यादा है, जिनके शिप से सामान ज़्यादा आते हैं, वो ज़्यादा मुतासर हैं, क्योंकि वहाँ पे रेट्स बढ़ जाएंगे। इसी तरह जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, उनका सामान सप्लाई चेन में भी इश्यूज आएंगे। तो ये अक्रॉस द बोर्ड हर मुल्क को इसका असर होगा, और स्पेशली जो ये रूट इस्तेमाल करता है जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उनको ज़्यादा असर होगा। मगर अगेन, जो मैंने आपके पहले सवाल के जवाब में बताया कि ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कोई बहुत लंबा नहीं चलना। इस वजह से अगर एक मुल्क के पास 1 साल का बजट होता है, तो उसमें से अगर 15 दिन 20 दिन अगर ये मुतासिर रहता है, तो शायद कोई बहुत बड़ा क्राइसिस किसी मुल्क के साथ नहीं होगा। अच्छा, बैलेंस ऑफ करें। हाँ जी, पाकिस्तान के तनाजुर में हमें सुहेल साहब जरा बताइएगा, ये जो हम रिफ्लेक्शन देख रहे हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर, मनफी 2000 पॉइंट, और तेल की कीमतें हमारे यहाँ पेट्रोल प्राइसेस बढ़ा दी गई थी जैसे ही जंग शुरू हुई थी ऑलरेडी उसी दिन। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है और पड़ेगा? देखिए, पाकिस्तान ज़्यादा मुतासिर होगा या ज़्यादा असरअंदाज होगा, इसलिए कि 2 साल से हम एक इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन के प्रोग्राम में हैं, जहाँ पे हम इकोनॉमी को संभाल रहे हैं, ग्रो नहीं कर रहे, संभाल रहे हैं। और बहुत मुश्किल से $3 बिलियन के रिजर्व कोई 11 बिलियन हुए हैं, जो अब 1 हफ्ते के बाद उम्मीद है कि 13 से 14 बिलियन डॉलर हो जाएंगे। और पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है, उसका 26-27% जो इम्पोर्ट्स हैं वो ऑयल या RLNG या LPG होती हैं। तो हमारा ख्याल ये कि अगर $10 तेल की कीमत बढ़ जाती है और वो पूरे साल बढ़ी भी रहती है, तो $2 से $3 बिलियन पाकिस्तान को ज़्यादा चाहिए होंगे, जो इस सूरत हाल में बड़ा चैलेंजिंग और टफ होगा। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए, जहाँ पे रिजर्व्स कम हैं, जहाँ पे ऑयल इंपोर्ट बिल 1/4 है, उसके लिए ये ऑयल प्राइस बहुत ऊपर रहे, ये बहुत नेगेटिव डेवलपमेंट है। अच्छा, एक और चीज़ है, क्योंकि ईरान अगर हॉर्मुज़ को बंद करता है, तो उसका ओवरऑल जो इफेक्ट है या फिर उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट अमेरिका के ऊपर डायरेक्ट जाना चाहिए, उसी से मुतासिर होगा, या उसके एलाइज जो हैं, नेटो एलाइज, उनको कितना मुतासिर कर सकता है ये इकदाम? ये थोड़ा सा हमें समझाइएगा। लेकिन जिस तरह मैंने पहले सवाल बताया था कि सारी कंट्रीज जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर रिलाई करती हैं, उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी,
और जो एनर्जी की प्राइसेस बढ़ी हैं उससे सब मुतासिर होंगे। तो और ये भी हो सकता है कि अगर ये ज़्यादा कंटिन्यू रहता है, अगर हफ्ते 2 हफ्ते की बात नहीं है, कहीं काफ़ी महीनों रहता है, तो दुनिया भर की इकोनॉमीज जो हैं, बड़ी इकोनॉमीज अपनी जीडीपी ग्रोथ, अपने रिजर्व्स, अपनी सारे इकोनॉमिक फोरकास्ट को वो लोअर करेंगी। तो यही उम्मीद है कि चूंकि ट्रम्प साहब काफ़ी बिजनेस माइंडेड, कमर्शियल माइंडेड हैं, उनको इकोनॉमी को संभालना है, अमेरिका की इकोनॉमी भी रिसेशन में जा सकती है, तो बज़ाहिर लग रहा है कि शायद ये टेंशन बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग ना हो। सर अभी तो हमारे यहाँ ये जंग शुरू हुई थी और उसका इम्पैक्ट मतलब उस तरह से तो फौरन तौर पे तेल की कीमत जिस दिन आलमी मार्केट में बढ़ी थी उस दिन हमारे यहाँ बढ़ गई थी। हालांकि हमारे पास थोड़ा सा मार्जिन होता है, मतलब फौरी तौर पर उसे ट्रांसलेट कर दिया गया, आवाम पर मुंतकिल कर दिया गया। हमारे यहाँ कितना असर हो सकता है पेट्रोल की कीमतों में, बिकॉज जाहिर है उससे आम आदमी मुतासर होता है, फिर हर चीज़ महंगी होती है। नहीं, पेट्रोल की कीमतें तो अगर दुनिया में तेल की कीमत बढ़ेगी तो वो बढ़ेंगी। अब ये चूंकि हुकूमत ने सबक सीख लिया है पिछले 8 साल के पाकिस्तान का जो माशी क्राइसिस रहा, कि हम पॉलिटिकल मकासद के लिए पेट्रोल की कोई प्रोजेक्शन होती है कि हाँ जी मैक्सिमम इतनी जा सकती है, या क्रूड ऑयल इतना जाएगा, अगर हालात बिगड़े भी तो इतना ऊपर जाएगा, कोई तैयारी होती है इस सिलसिले में? नहीं, तैयारी नहीं। पाकिस्तान ने तो हर 15 दिन के बाद सर हमारी नहीं, आलमी मार्केट में कोई प्रेडिक्शन होती है कि हाँ जी अगर हालात इसी तरह रहे या ये जंग बनी या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़, कोई प्रेडिक्शन होती है कि हाँ जी इतना इजाफा हो सकता है क्रूड ऑयल की कीमत में? देखिए, अभी तो प्रेडिक्शन जो है वो पहले तो ये थी कि $70 के करीब रहेगा, जो आज $75 हो गया है। और जिस तरह मैंने कहा कि अगर ये पाकिस्तान के इंपोर्ट बिल पे $2 से $3 बिलियन का असर डाल सकता है अगर $10 बढ़े। और इसी तरह जो लोकल डीजल और तेल की कीमतें हैं वो भी हमें लग रहा है कि अगर यही हालात रहे तो अगले फोर्टनाइट में ये 10 से 15 रुपए बढ़ जाएंगी, क्योंकि हुकूमत के पास इतनी फिस्कल स्पेस नहीं है कि वो अपना टैक्स कम करे। अच्छा सुहेल साहब, ये समझाइएगा थोड़ा, एक थ्योरी ये पेश की जा रही है कि अगर हॉर्मुज़ बंद होता है तो इससे चीन के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा और अमेरिका कहीं ना कहीं इससे इतना ज़्यादा मुतासिर नहीं होगा, इसलिए वो इस इक़दाम से भी जो चीन के ऊपर प्रेशर पड़ेगा वो चाहेगा कि माशी तौर पर चीन थोड़ा सा मुतासिर हो। क्या इस थ्योरी में कोई वजन है, या ये इतना इम्पैक्ट कर सकती है कि एशिया और सेंट्रल एशिया की इकोनॉमी ज़्यादा मुतासिर हो अमेरिका के ऊपर इम्पैक्ट से? देखिए, इस तरह की थ्योरीज और फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अब चलती रहेंगी, मगर ये आपके पास सही है कि क्योंकि ये रीजन ज्यादा मुतासिर होगा ना, जिस रीजन में ईरान है उस रीजन की कॉस्ट ज्यादा बढ़ेंगे, जिसमें पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, चाइना है और फार ईस्ट है, ये ज्यादा मुतासिर होंगे। और जो अमेरिका चूंकि बहुत दूर है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, तो वो शायद मुतासिर नहीं होगा। तो ये एक फैक्टर हो सकता है, मगर ये शायद अमेरिका की थिंकिंग शायद इस तरह की ना हो, क्योंकि वो थोड़े से प्रो इकोनॉमिक ग्रोथ है, तो उनका शायद टारगेट यही होगा कि ये जो ईरान का मसला है जल्द से जल्द हल हो। और तो इकोनॉमिक टर्म्स में इसको काउंटर प्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी तो नहीं कह सकते, या कह सकते हैं? नहीं, काउंटर प्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी तो नहीं है, मगर देखिए मैंने कहा ना, चूंकि ये इंस्टेंट रिएक्शन ईरान की तरफ से आया है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई इस तरह की थ्योरी होगी कि चाइना को वो करना है। चाइना को अगर इफेक्ट करना है तो अमेरिका के पास टैरिफ और बहुत सारे और भी हथियार हैं। मुझे लगता है कि शायद ये एक ऐसी सिचुएशन डेवलप हो गई है कि इस रीजन को ज्यादा मुतासिर करेगी, मगर जिस तरह मार्केट्स हैं आज की, उससे बज़ाहिर लग रहा है कि जो मार्केट के इन्वेस्टर्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, वो नहीं समझते कि ये क्राइसिस कोई सालों। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद सुहेल साहब। वो कह रहे हैं कि जो मार्केट्स हैं उसमें उतनी गिरावट नहीं है जितनी एक्सपेक्ट की जा रही थी, उससे कम है, इसलिए ये किया जा रहा है कि दुनिया में मौशी हब्स को या मौशी माहिरीन को ये तवक्को है कि क्राइसिस जल्द खत्म हो जाएगा। अगर खालिस्तान नंबर्स वाइज देखें तो मोहम्मद सुहेल साहब कह रहे हैं कि मार्केट्स ऐसा समझती हैं कि तनाज़ा लंबा नहीं चलेगा। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि हम जिन तज्जियाकारों से बात कर रहे हैं वो इससे मुख्तलिफ पिक्चर भी पेंट कर रहे हैं। मजीद भी इसके ऊपर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। जी, जो दुनिया भर की सूरत हाल है, पर्टिकुलरली ईरान इजराइल जंग, अमेरिका बराह रास्त अब इस जंग में मुलव्विस है।
इसके क्या असरात होंगे, पाकिस्तान को क्या हिकमत अमली अपनानी है, इस पर हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर प्रोफेसर नईम ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से, इनका ताल्लुक़ है बर्कले। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले तो यहाँ से बात शुरू कर लेते हैं। अहम मुलाकात हुई, बहुत सी मुलाकातें हो रही थी, उसके बाद अमरीकी तर्जुमान ने कहा कि 2 हफ्ते बाद ये फैसला किया जाएगा कि अमरीका ने ईरान पर हमला करना है या बराह रास्त इसमें शामिल होना है या नहीं होना। लेकिन 2 दिन भी इंतज़ार नहीं हुआ और अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। ये इजरायली लॉबी का इन्फ्लुएंस था, प्रेशर था, इजराइल का प्रेशर था, या फिर एक डिसेप्शन टैक्टिक था, कोई जंगी हरबा था कि ये कहकर और फिर हमला कर दिया जाए? तो दोनों चीज़ें थी, क्योंकि ट्रंप की जैसी पर्सनैलिटी है वो चाहता है कि सरप्राइज करे और उसको लोग समझे कि भाई ऐसा बंदा है कि अनलाइक अदर प्रेसिडेंट ये सरप्राइज कर सकता। So it was definitely he wanted to play that role, लेकिन इजरायली की लॉबी जाहिर है कि बहुत तेज़ है, अमेरिका में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। जब वो फ़ोन करते हैं तो कोई प्रेसिडेंट, कोई सेनेटर उनसे खिलाफ हुए उनको निकाल देते हैं अगले इलेक्शन में। तो लोगों को उनसे डरते हैं। एक कॉम्बिनेशन था। ट्रम्प चाहता है कि उसको लोग याद करें कि ऐसा प्रेसिडेंट था, उसने ऐसे बातें की हैं, पहले कोई नहीं कर सका था। तो इसलिए नेतन्याहू ने उसको मजीद फ़ायदा उठाया, क्या उसकी पर्सनालिटी को समझ के उसको मजबूर कर दिया कि उसने करने को करोगे तो तुम मशहूर हो जाओगे, सब लोग याद रखेंगे तुमने किया था जो पहले ओबामा नहीं कर सका, बुश नहीं कर सका, आप करोगे। तो प्रोफेसर साहब, इसको इंटरनली अमेरिका में कैसे लिया जा रहा है? क्या इसको पजीराई मिलेगी? या जैसे हम दूसरी तरफ मीडिया के ऊपर देख रहे हैं कि कांग्रेस पर्सनस हो वो खुलकर आकर ट्रंप के फैसले की मुखालफत कर रहे हैं, मुआखज़े की बात कर रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं अमेरिका के अंदर, या आपको लगता है कि अभी भी इतनी सख्त है कि अमेरिका फॉलो थ्रू करेगा और इसको आखिर तक पहुँचाएगा अपने डिसीजन को? आखिर तक पहुँचाने का नहीं होगा, क्योंकि इसने जो इलाका किया है ये कांग्रेस से उसने इजाज़त लिए बगैर किया है। ये पहले ऐसे कभी नहीं हुआ। हमेशा कांग्रेस के पास प्रेसिडेंट जाता है, अपना प्रेजेंट करता है कि कैसे भाई ये इंफॉर्मेशन है, ये हमारा नेशनल सिक्योरिटी का इंटरेस्ट है, इसलिए आपसे मुझे इजाज़त चाहिए। बुश ने किया था, सब प्रेसिडेंट ने ये किया था, इसने नहीं किया। तो उसकी वजह से काफ़ी हो रही है लोगों में इसकी खिलाफत हो रही है कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम, बिल्कुल ला के राजा की तरह, शहनशाह की तरह अपनी डिसीजन कर रहे हो। ऐसा नहीं होता। आप कांग्रेस उसको ब्रीफिंग करेंगे, ट्यूसडे को ब्रीफिंग स्केड्यूल है कि कांग्रेस को ब्रीफ करेंगे। आई थिंक कांग्रेस में रो खन्ना एक है डेमोक्रेट और एक रिपब्लिकन ने मिलके वो एक वॉर एक्ट को उन्होंने प्रपोज किया है कि आप हमसे इजाज़त लिए बगैर बम मारने खुद नहीं आप कर सकते, हम आप लेनी पड़ेगी। तो आई थिंक थोड़ा सा कंट्रोल होगा, लेकिन ट्रंप इज अनप्रेडिक्टेबल, ही मे डू समथिंग। सर, अब जो रिजीम चेंज का इशारा उन्होंने दिया, पहले तो यही कहा गया था कि वन ऑफ है और इसके बाद नाउ इट्स टाइम टू एस्टैब्लिश पीस, लेकिन उसके बाद जो ताज़ा बयान आया उसमें कह दिया मेक ईरान ग्रेट अगेन, अगर रिजीम चेंज से होता है तो व्हाई नॉट। मतलब शुरू में इट वाज नॉट ऑन द कार्ड्स। अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी ये कह रहे थे कि रिजीम चेंज हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है इस जंग में, लेकिन अब तो इट सीम्स लाइक कि जो पुराना ऑब्जेक्टिव था रिजीम चेंज वाला, इट हैज़ अगेन कम इनटू प्ले। सो उसके लिए तो कार्रवाई आगे बढ़ानी पड़ेगी। बिल्कुल पड़ेगी, और वो कर भी नहीं सकते। रेजिम चेंज के लिए आपको भेजने पड़ते हैं, फौज भेजनी पड़ती है। कोई फौज देने को तैयार नहीं है, ना इजराइल दे सकता है ना अमेरिका भेजने को तैयार है। ये बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन उनका ख्वाहिश ये थी कि उनको कमज़ोर कर दिया जाए। अगर रेजिम चेंज होगी तो वो या तो फौजी करेंगे या ईरान के अंदर ही लोग समझेंगे मौका आ गया, हम कर लेते हैं, जैसे उसमें शाम में हुआ है। शाम की जो रेजिम चेंज हुई है वो अंदर से हुई है, बाहर से लोगों ने आगे नहीं की है। ऐसे ही हो सकती है। तो आपको यहाँ ईरान के अंदर से इस वक्त हालात नहीं लग रहे रेजिम चेंज के? अभी तो होने थे तो अब कम हो गए हैं। देखें ना, पाकिस्तान में क्या होते हैं, बलोची, सिंधी, पंजाबी आपस में लड़ाइयाँ करते हैं, इंडिया अटैक करता है, सब यूनाइट हो जाते हैं। तो उन्होंने जब ये अमेरिका की जो ये की है बम्बार्डमेंट, तो जो ईरान में लोग यूनाइट हो गए हैं। तो रजीम चेंज वाले जो करना चाहते थे अब जरा चुप करके बैठे हुए हैं। तो अभी फिलहाल रजीम चेंज का कोई चांस मुझे नहीं लग रहा। अगर होगा तो 2-3 साल के बाद चलो। अच्छा, तो प्रोफेसर साहब, अब जितनी हाइट पे इसको ले गया है अमेरिका, आपको लगता है यहाँ से वापस आने का तरीका क्या हो सकता है? या ऑब्वियसली अमेरिका इतने बड़े बड़े दावे करके, इसराइल की पुष्पनाही करके, क्या फेस सेविंग हो सकती है? मुज़ाकरात अगर होते हैं तो उसके लिए कौन से ममालिक को देखना बड़ा अहम होगा? हाँ, उसका हो सकती है। उसमें ये प्रपोजल हो सकती है, देखें कि हम आपको
इसका मटेरियल पीसफुल सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के लिए आपको 99 साल का हम सप्लाई करेंगे। एक अमेरिका नहीं करेगा बल्कि 20 मुल्क मिलके सप्लाई करेंगे। नंबर 2, सारी सैंक्शन खत्म हो जाएंगी, आपको वेलकम किया जाएगा इंटरनेशनल कम्युनिटी में, आपकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। अगर ऐसी प्रपोजल कोई दी जाए तो वो फिर नेगोशिएशन हो सकती है। सर अब तो ईरान जाहिर कह रहा है कि इट इज टू फार फेच्ड, अभी तो बात की गुंजाइश ही शायद नहीं निकलती इन हालात में। प्रोफेसर साहब जैसे कह रहे हैं कि उनको अपना जो उनसे सैंक्शंस भी लिफ्ट कर ली जाए, उनको अपना प्रोग्राम भी बनाने दिया जाए। अमेरिका ऐसा करेगा? अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा क्यों करेगा? उन्होंने सारी तो जंग इसीलिए की है प्रोफेसर साहब। हाँ उसने किया, लेकिन चक्कर यह ना कि यहाँ ट्रस्ट नहीं है। ईरानी ट्रंप को ट्रस्ट नहीं करते, उसने 2 दफा अपनी बात कह के कुछ और कर दिया है। अमेरिका उनको ट्रस्ट नहीं करता जो कि अपने यहाँ की गवर्नमेंट को। जब जंगें होती हैं तो सर ट्रस्ट सबसे पहला खात्मा जो है वो एतबार का होता है। अब ये बताइएगा कि दाखिली तौर पर प्रेशर क्या ट्रंप पे इतना बढ़ेगा कि कहीं मुआखज़े तक बात चली जाए, इम्पीचमेंट तक बात चली जाए, या इट इज़ टू फार फेच्ड? इट्स टू फार फेच्ड। देखिए इसका जवाब आएगा अगले 5 दिन में ईरान क्या करता है। अगर ईरान अपने वापस में अमेरिका की जो है पोस्ट में अटैक कर दिया उसने, क्योंकि कतर में भी है, बहरीन में भी है, कई जगह पे हैं, तो फिर बात फिर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। अगर ईरान में डिप्लोमेसी को इस्तेमाल किया, जरा खामोश रहे 4-5 दिन, और उसकी जो आपकी बात हो रही थी ना कि ट्रस्ट नहीं है, तो ट्रस्ट किससे आएगा? उसमें देखें अगर तुर्की एक रोल प्ले कर सकता है, रशिया एक रोल प्ले कर सकता है, फ्रांस भी कर सकता है, तो ये मुल्क सिर्फ अमेरिका अकेला ना आए, 4-5 मुल्क आए तो फिर ट्रस्ट की बात थोड़ी सी हो सकती है। अगर सिर्फ अमेरिका और चाहें कि फिर ट्रस्ट में देर लगेगी ट्रस्ट बनते बनते। अमेरिका's फेवरेट इजराइल वुड नॉट लाइक के इस तरह का कोई तस्वीरा हो, वो तो आपको पता है। और जब इजराइल किसी भी किस्म के इसके साथ दे डोंट लाइक इट ना, दे डोंट वांट दिस टू हैपन, तो फिर तो नहीं हो सकेगा। देखें इजराइल की लॉबी तो है स्ट्रॉन्ग, लेकिन अल्टीमेट तो नहीं ना। यहाँ कांग्रेस में भी लोग कह रहे हैं कि लोग भाई हमारा क्या फायदा है, हमने उनकी लड़ाई सर ऐसा तो यहाँ तो अभी ऐसा लगा है कि अल्टीमेट वही है। जब अब मतलब अपने इनके रिपब्लिकन कांग्रेसमैन मुखालफत कर रहे थे, लेकिन फिर भी समहाउ दे डिड इट, एंड दे डिड इट बिफोर इवन 48 आवर्स। They did. वो तो देखे ना, सारा ट्रम्प कंट्रोल्स लॉट ऑफ रिपब्लिकन पार्टी, लेकिन कब अब वॉइसेस आनी शुरू हो गई हैं रिपब्लिकन पार्टी से, भाई क्या हम कर रहे हैं, हम कोई ये आप राजा साहब तो नहीं है, हर जगह खुद तो आप अटैक भी कर रहे हैं, हमारे मुल्क में काफ़ी इसमें हो सकती है। अब देखें ना, अगर ईरान के पास कार्ड नहीं है, सबसे बड़ा कार्ड तो ये है कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दें, जो ऑयल की शिपमेंट को बंद करते हैं, ये कार्ड उनके पास अलावा कोई कार्ड ही नहीं है। अच्छा, उसमें ये होगा कि अमेरिका को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि सारा जो आप दिखा रहे हैं जो तस्वीर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की है, 6 मील का सिर्फ अगर इसको बंद कर देंगे तो नुकसान किसको होगा सबसे ज्यादा? चाइना को, जापान को, यूरोप को। 20% ऑफ जो यूरोप को कम है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। काफी यूरोपियन जो आती है वो अंगोला से और वेस्ट अफ्रीका से आती है, कुछ होगा रशिया से, लेकिन चीन तो इसके बहुत ज्यादा खिलाफ होगा। लेकिन किसको हु विल लाइक दिस सजेशन? रशिया, कि रशिया की सारी इकोनॉमी ऑयल पे, अगर ऑयल की प्राइस $150 हो जाए बैरल की, तो वो तो दुगनी हो जाएगी। तो ये कॉम्प्लिकेशन है। तो रशिया इसको सपोर्ट करेगा, चाइना उसके खिलाफ होगा। और एज स्पीकिंग खबरें ये भी आ रही हैं कि रशिया से जो वजीर खारजा हैं ईरान की, आज उनकी मुलाकात है, और ये बड़ी अहम मुलाकात होगी। देखना कि दुनिया कहाँ पर अलाइन है। थैंक यू सो मच प्रोफेसर नईम साहब, हमारे साथ मौजूद थे और अपना जाविया दे रहे थे। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इस वक्त जो ट्रंप के ऊपर दबाव बन रहा है, अमेरिका क्या इस पोजीशन में आ जाएगा या ट्रंप को उस नहज तक पहुँचा देगा कि वो बैक ऑफ कर जाए इसमें मजीद आगे कोई कार्रवाई करने के। इट ऑल डिपेंड्स ऑन ईरान का रिएक्शन क्या आता है। जितने भी माहिरीन से हमारी बात हुई है वो यही कह रहे हैं कि अगर ईरान कुछ तहम्मुल का मुजाहरा करता है, और फौरी तौर पर ऐलान तो किया गया है कि अमेरिका के इस हमले का जवाब दिया जाएगा और वक्त जगह और नौयत का तयन हम खुद करेंगे, ईरानी अफवाज करेंगे, लेकिन अगर डायरेक्ट बराह रास्त किसी भी ईरानी अमरीकी तनसीब को हमला नहीं किया जाता या निशाना नहीं बनाया जाता ईरान की तरफ से, तो मे भी डी एस्केलेशन की तरफ मामला जाए। और ईरान जिस तरह इसराइल पर अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं और अपना फोकस अगर सिर्फ वहीं तक महदूद रखे, तो अमरीका भी इसमें आगे ना बढ़े। दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखना है कि स्ट्रेटेजिकली ईरान इसको किस तरह से व्यू कर रहा है। क्या
ईरान वाकई में तहम्मुल का मुजाहरा करता है? जो एडवाइस भी की जा रही है ईरान को मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से, और हम देख रहे हैं सिफारती तौर पर ईरान बड़ा इंगेज भी हमें नज़र आ रहा है। OIC पर हो, वहाँ पर आप देख लें सारे ममालिक जो मुस्लिम उम्मा के हैं, एब्सोल्युटली सारे ममालिक जो मुस्लिम उम्मा के हैं वो तो खड़े हैं ईरान के साथ, बट ईरान खुद भी इंगेजमेंट कर रहा है। फिर UN के फोरम के ऊपर भी मुख्तलिफ जगहों पर इंगेज किया है। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ाहिर है हमारा अपना फैसला भी बहुत अहम है, हमारे बहुत सारे फैसले हो भी चुके हैं, होने भी हैं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग भी है, उसमें क्या मुतवक्के है? हामिद मीर साहब से ही बात करते हैं। मीर साहब, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग भी बुलाई गई है। इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन, बड़ी टाइट रोप है जिस पे हमें चलना है। क्या लगता है पाकिस्तान ने अब तक जो इस सूरत हाल में रिस्पॉन्स दिया है बड़ा नापातुला, बड़ा कैलकुलेटेड है, आगे किस तरह से बढ़ना है हमें? जी देखें, मेरा ख्याल है कि कोई ट्रिकी सिचुएशन नहीं है, कोई टाइट रोप नहीं है। हमें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बड़ी एक बोल्ड पॉलिसी इख्तियार करने की ज़रूरत है, और वो सीधी सी बात है कि जो भी नेतन्याहू का दोस्त है और उसका इत्तेहादी है, वो किसी भी सूरत में पाकिस्तान का दोस्त और इत्तेहादी नहीं हो सकता। अब आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि मैं मोदी की तरफ तो इशारा कर नहीं रहा, क्योंकि मोदी साहब जो हैं वो भी तो नेतन्याहू के इत्तेहादी भी हैं, दोस्त भी हैं। लेकिन जो कल नेतन्याहू ने ईरान पर अमरीकी हमले के बाद उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, उसमें उन्होंने बड़े वाज़े अल्फाज में ये कहा है कि अमेरिका और इसराइल जो हैं वो एक दूसरे के इत्तेहादी हैं, और ख़ास तौर पे उन्होंने जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उनकी बतौर एक इत्तेहादी के और दोस्त के बड़ी तारीफ़ की है। और हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि ये जो पिछले 8-10 दिन गुजरे हैं, इसमें इसराइल और अमेरिका ने मिलकर जो डिप्लोमेसी है उसको एक जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। उन्होंने सिर्फ ईरान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को धोखे में रखा। सबसे पहले तो उन्होंने जो 15 जून को मस्कत में जो ईरान और अमेरिका के जो मुज़ाकरात थे, तो उन मुज़ाकरात को भी उन्होंने एक जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, क्योंकि उन मुज़ाकरात की वजह से जो ईरान की सियासी और फौजी क़यादत है वो इस धोखे में रही कि भाई मस्कत में हमारे मुज़ाकरात होने हैं अमेरिका से, तो अगर अमेरिका से मुज़ाकरात हैं तो इससे पहले इजराइल जो है वो हम पर अटैक नहीं करेगा। ये उनकी एक बहुत ही सुवेर किस्म की मिस कैलकुलेशन थी। उन्होंने अपने दुश्मन को पहचानने में गलती की, और उस मस्कत की मीटिंग की आड़ में उन पर 13 जून को इजराइल ने हमला कर दिया और उनका बहुत नुकसान हुआ। अब उसके बाद जब हमला हो गया तो फिर ये ख्याल था कि अब जो ईरान की क़यादत है वो ज़रा ज़्यादा होशियार रहेगी। लेकिन एक दफ़ा फिर जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने पहले तो इजराइल ने धोखा दिया था, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने धोखा दिया, और उन्होंने जो 19 और 20 जून को दो दिन मुसलसल उन्होंने ये बयानात दिए जी कि मैं 2 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ डिप्लोमेसी को, और 2 हफ्ते तक अमेरिका जो है वो कोई कार्रवाई नहीं करेगा। और ख़ास तौर पे उन्होंने जो अपनी प्रेस सेक्रेटरी है व्हाइट हाउस की, उनके जरिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई और उसमें पूरी दुनिया के मीडिया के जरिए मैसेज भिजवाया कि जी हम 2 हफ्ते दे रहे हैं डिप्लोमेसी को। लेकिन उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगले ही दिन जो है वो ईरान पर हमला कर दिया। एक दफ़ा फिर जो है वो ईरान को पता नहीं चला कि जी ये हमारे साथ फिर धोखा हो रहा है। तो अब मेरा ख्याल है कि जो इजराइल और अमेरिका का जो अलायंस है वो पूरी दुनिया के सामने है, और अब कोई अगर ये समझे कि जनाब हम ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई हम डिप्लोमेटिक सोल्यूशन जो है उसके हवाले से को ब्रेक थ्रू कर सकते हैं, मेरा ख्याल है कि मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा कि अहमकों की जन्नत में रहने से बेहतर है कि आप अपने आप को देखें, अपने घर को ठीक रखें और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की हिफाजत करें। ट्रंप साहब जो हैं वो एक खुल्लम खुला पूरी दुनिया के सामने नेतन्याहू को सपोर्ट कर रहे हैं, नेतन्याहू ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में हमें ट्रंप साहब से भी होशियार रहने की जरूरत है। अच्छा सर, आपको क्या लगता है अभी जो इंतहाई अहम इजलास होने वाला है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, वो इसी असना में स्ट्रेटेजाइज करने के लिए, और फिर क्या पाकिस्तान कर सकता है? पाकिस्तान जो है उसने पूरी कोशिश की। देखें, जो पाकिस्तान की तरफ से ट्रंप साहब को जो नोबेल पीस प्राइज के लिए जो नॉमिनेट किया गया था, मेरा ख्याल है कि ये कुछ जल्दबाजी की गई, और इस सिलसिले में पाकिस्तान के अंदर एक डिबेट होनी चाहिए थी। पार्लियामेंट जो है उसको भी ऑन बोर्ड होना चाहिए था। आप ये देखिए ना कि आपको कितना एम्बेरस किया है डोनाल्ड ट्रंप ने
कि आपने उनको नॉमिनेट किया नोबेल पीस प्राइज के लिए, उसने अगले ही दिन ईरान पर हमला कर दिया। तो ये तो मेरा ख्याल है कि ये तो धोखाधड़ी की एक बहुत ही मैं लफ्ज घटिया तो इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन इंतहाई कम तरीन सतह की एक धोखाधड़ी है ये। यानी कि एक प्रेसिडेंट जो है वो भी अमेरिका का, वो इस तरह का धोखा दे रहा है। और उसको फिर जब उसने अपनी कामयाबी का ऐलान किया तो बड़े फातिहाना अंदाज में, यानी कि उसको ये ख्याल ही नहीं है कि मुझे जो वोट मिला है वो वोट मिला है एंटी वॉर जो स्कूल ऑफ थॉट है अमेरिका का, उसने मुझे वोट दिया क्योंकि मैंने नारा लगाया था कि अब अमेरिका आइंदा से किसी जंग में नहीं जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ ईरान को, पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को नहीं, अपने वोटर्स को भी उसने। सर आपको लगता है कि इस धोखे से दाखिली प्रेशर इतना बनेगा कि कोई फर्क पड़े? मतलब एहतजाज भी हो रहे हैं, रिपब्लिकन कांग्रेसमैन के अंदर भी आवाज़ें उठ रही हैं, कांग्रेस को भी एतमाद में नहीं लिया, सो कोई प्रेशर आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है? दूसरा ये कि रिजीम चेंज, पहले तो कह रहे थे डिफेंस सेक्रेटरी ने इनके कहा कि रिजीम चेंज हमारा मकसद नहीं है, इट वाज नॉट ऑन द कार्ड्स, लेकिन अब तो जो ताज़ा बयान है इसमें इन्होंने वाज़ेह इशारा दिया है रिजीम चेंज की तरफ। वो पॉसिबल होगी मौजूदा सूरत हाल में? अगर वो करनी है तो उसके लिए तो पर अमेरिका को बहुत आगे जाना होगा इस लड़ाई में। देखिए मैं आपको दो मिसालें देता हूँ। अमेरिका जो है इस पिछले 60-70 साल में उसने बहुत से मुल्कों पर हमला किया है, बहुत सी जगह पे उसने रजीम चेंज की कोशिश की, कुछ जगह पे वो कामयाब हो गया, कुछ जगह पे वो कामयाब नहीं हुआ। छोटे छोटे जो मुल्क हैं लैटिन अमेरिका के, वहां पर उसने रजीम चेंज की जो कोशिश की CIA की मदद से, उसमें वो कामयाब हो गया। मसलन चिली में उसने सल्वाडोर एलांदे जो है उसको निकालने के लिए एक ऑपरेशन किया, चिली की फौज में बगावत कराई। प्रेसिडेंट सल्वाडोर एलांदे जो है वो अपने सदारती महल में हाथ में मशीन गन से मुजाहमत करते हुए वो मारे गए। लेकिन फिर क्या हुआ कि उनकी पार्टी जो है वो जब दोबारा कई साल के बाद इक़्तिदार में आई तो सल्वाडोर एलांदे जो हैं वो चिली के बहुत बड़े हीरो बन गए। आप देखें अमेरिका ने कितनी कोशिश की क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो को निकालने की, कामयाब नहीं हुआ। वियतनाम में अमेरिका 20 साल तक लड़ता रहा, ना तो रजीम चेंज कर सका और ना ही वहां पर वो कामयाबी हासिल कर सका। अमेरिका जो है उसकी फौजी ताकत में किसी को शक नहीं है फौजी ताकत। B-2 बॉम्बर्स भी हैं, B-52 बॉम्बर्स भी हैं, एटम बम भी है। लेकिन वियतनाम से अमेरिका को जलीलो ख्वार करके निकाला हो ची मिन्ह ने, और आज वहां का हीरो जो है वो हो ची मिन्ह है। वो वहां का कोई अमेरिकी सदर जो है वो उनका निजात दहिंदा नहीं है। अफगानिस्तान की बात देख लें, ये तो हमारे सामने की बात है ना कि जब अक्टूबर 2001 में जॉर्ज W. बुश ने हमला किया अफगानिस्तान पे, तो कुछ अरसे के लिए जो तालिबान की हुकूमत है वो हट गई, रजीम चेंज हो गई। लेकिन फिर क्या हुआ, 2021 में अमेरिका वहां से जलीलो ख्वार होकर निकला और आज फिर वही तालिबान अफगानिस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं, जिनको कि अमेरिका ने दहशतगर्द करार देके वहां से निकालने की कोशिश की थी। वो वहीं के वहीं बैठे हुए हैं और उनके साथ ट्रंप साहब जो है वो मुज़ाकरात भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। आप याद रखिएगा ये मेरी बात, ये हिस्ट्री में ये बात जो है ये आप याद रखिएगा कि यही डोनाल्ड ट्रंप, पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन यही अमेरिका जो है ये एक दिन ईरान के साथ उसी तरीके से जलीलो ख्वार होके मुज़ाकरात करेगा जिस तरह इस अमेरिका ने अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात किए और जिस तरह इस अमेरिका ने क्यूबा के साथ भी मुज़ाकरात किए, इस अमेरिका ने वियतनाम की जो हुकूमत है उसके साथ भी मुज़ाकरात किए। इनकी फौजी ताकत जरूर है, लेकिन ये अपनी फौजी ताकत के गरूर में अंधे होके ऐसे काम करते हैं कि जिससे अमेरिका को और उसके अवाम को नुकसान पहुंचता है। और अब तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक स्टूज बना हुआ है ना, ऐसा लगता है कि उसको बीबी साहब जो हैं जिनको वो बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं, उन्होंने अगवा किया हुआ है। तो वो ट्रंप जो है वो इस वक्त एक होस्टेज है नेतन्याहू का। नेतन्याहू जैसे चाह रहा है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रंप दुनिया को कुछ कहता है लेकिन नेतन्याहू के कहने पे करता कुछ है। इसलिए हमारी जो आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हो रही है उसमें इन तमाम हालात वाक़यात को सामने रखकर एक ऐसा लाइन ऑफ एक्शन बनाई जानी चाहिए कि पाकिस्तान को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की फिक्र करनी चाहिए, अपनी फिक्र करनी चाहिए और ये छोड़ दें कि जी अब हम अमेरिका और ईरान में सुलह करा देंगे। ना ईरानियों ने अब अमेरिका से सुलह करनी है और ना ही ट्रंप इस पोजीशन में है कि वो अब ईरान से सुलह। देखिए ना, वो आदमी जो है वो किस किस्म की डिप्लोमेसी कर रहा है। वो ईरान पर हमला करता है और फिर कहता है कि अब ईरान मेरे से मुज़ाकरात करे। ये तो पॉसिबल नहीं है। मेरे से बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं आप डिप्लोमेसी से मुताल्लिक।
एब्सोल्युटली, आप डिप्लोमेसी से मुतालिक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करें, इसके ऊपर तो मैं आपसे पूछती हूँ, लेकिन सर फिर क्या करें? क्या आप इसको लंबा खींचता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि ईरान तो अभी मज़ाहमत कर रहा है, और क्या मजीद करेगा? क्या एक्सपेक्टेशन है अमेरिका के जो असासे हैं रीजन में, फिर उनको भी निशाना बनाएगा और फिर अमेरिका की तरफ से रद्द अमल आएगा? ऐसे प्ले आउट होगा ये? देखिए अलीना, आप सिर्फ 5-6 दिन गुजरने का इंतजार करें। ये जंग जैसे जैसे लंबी होगी, ट्रंप साहब जो हैं उनको अपने ही मुल्क में, अपने ही मुल्क की सड़कों पर उनको गालियां पड़ेंगी, और कोई ईरान में रजीम चेंज नहीं होगी। हाँ, असैसिनेशन हो सकती है, अली खामनाई साहब को वो अटैक कर सकते हैं, और जो लीडर है ईरान के वजीर खारजा पे उन्होंने अटैक करने की कोशिश की, कामयाब नहीं हुए। ईरान के प्रेसिडेंट को वो एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसी सूरत में कोई रजीम चेंज नहीं होगी। मुझे तो बहुत से जो ईरानी जो डिप्लोमेट और जर्नलिस्ट हैं वो ये कहते हैं जी हम दुआ कर रहे हैं कि अमेरिका जो है वो अपना खुद ट्रूप्स को उतारे ईरान में, फिर आप देखिए हम इनके साथ करते क्या है। That is it. We're going to see you tomorrow. Bye.